तो हेलो गाइस, ठीक है। तो आज हम लोग बेटा क्या डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर बेटा। आज हम लोग आए हैं बेटा डिस्कस करने के लिए इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का वन शॉट। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का वन शॉट डिस्कस करने के लिए आज हम सब यहाँ पर बेटा ये हम कुछ लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो भाई हुआ क्या, होता क्या है एक्चुअल में वन शॉट का मतलब, इस वन शॉट का मतलब कि बेसिकली मतलब क्या है, हम क्या क्या करने वाले हैं बेसिकली एक दो घंटे की क्लास में। ठीक है सर, इस एक दो घंटे की क्लास में ना मैं आपको कुछ बहुत ही बढ़िया चीजें बताने वाला हूं। ठीक है, जैसे कि मैं पूरे चैप्टर का एक थॉरो रिवीजन आपको दूंगा, जो भी टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स है वो सारी बताऊंगा। ठीक है, डेरिवेशन किस तरीके से करनी है बेटा वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है सर, तो भाई आज हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने वन शॉट को। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है ना। तो वन शॉट को स्टार्ट करते हैं बेटा। वन शॉट को स्टार्ट कुछ इस प्रकार करेंगे, देखिए बेटा कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। क्या बेटा, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ठीक है सर। सर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में सबसे पहले हमने चार्ज के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? चार्ज के बारे में पढ़ा था। हाँ जी बेटा, कोई कुछ बोल रहा था सर। बोल रहे थे ना सर। हाँ जी बोलो। हाँ सर, बोल रहे थे हमने जो आखिरी क्लास किया था वो वहीं पे बंद हो जाएगा। नहीं नहीं बेटा, ये वाली जो क्लास है इसमें मैं पूरा चैप्टर रिवाइज करा रहा हूं। ये रिवीजन क्लास है, अच्छा जितना भी हो चुका पूरा रिवाइज करा रहा हूं। ठीक है, अच्छा तो सर सर, मतलब हमने जो कूलम्स लॉ तो छोड़ा था। हाँ वहां तक भी होगा, वो भी सर होगा। वहां से सर मतलब वहां से कंटिन्यू अगले क्लास से होगा। नहीं वो तो बेटा तुम्हारी दूसरी क्लास है ना, वो तुम्हारी क्लास में कंटिन्यू होगा। ये तुम्हारा वन शॉट वीडियो है। ठीक है, इसमें मैं एक शॉट में पूरा चैप्टर कराऊंगा। जहां तक तुम लोगों ने किया हुआ है वहां तक तुम लोग देखना, फिर उसके बाद तुम लोग लीव कर देना। हम्म। ठीक है, वहां तक रिवाइज अच्छा करके लीव कर ठीक देना। है ठीक है, ठीक है। चलो चलो बेटा शुरू करते हैं। सर सबसे पहले हमने इस चैप्टर में चार्ज के बारे में पढ़ा था। सर चार्ज हमारी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है सर? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। सर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है सर फंडामेंटल प्रॉपर्टी। कैसी प्रॉपर्टी सर? फंडामेंटल प्रॉपर्टी। थोड़ा तेज तेज चलूंगा क्योंकि बेटा ये हमारी वन शॉट वीडियो है ना। फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है बेटा जिसके बिना हम किसी भी बॉडी को इमेजिन नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल सर, फॉर एग्जाम्पल बेटा मास। क्या है बेटा? मास, है ना। जैसे कि हम लोग मास के बिना किसी भी बॉडी को इमेजिन नहीं कर सकते, कोई भी बॉडी हम मासलेस इमेजिन नहीं कर सकते बेटा, है ना। तो बेटा हम क्या बोलेंगे कि मास क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। मास क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। सिमिलरली हम लोग क्या बोलते हैं बेटा कि चार्ज भी हमारा क्या है? एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। चार्ज भी हमारा क्या है? एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है ना। और चार्ज की वजह से क्या होता है सर? चार्ज की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन आता है। क्या आता है सर? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन आता है। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है सर, समझ में आ गया है ना। अच्छा सर चार्ज हमने पढ़ा, तो सर इसके बाद हम लोगों ने देखना है चार्जेस की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। ठीक है सर। सर प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में मैं क्या देखूंगा? सर प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में सबसे पहला पॉइंट होता है कि सर जो लाइक चार्जेस होते हैं, जो लाइक चार्जेस होते हैं वो आपस में रिपल्शन शो करते हैं। और सर जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, अनलाइक चार्जेस होते हैं वो आपस में अट्रैक्शन शो करते हैं। समझ में आ रहा है ना बेटा कि लाइक चार्जेस शो रिपल्शन एंड अनलाइक चार्जेस शो अट्रैक्शन। सबसे पहली प्रॉपर्टी, सबसे बढ़िया प्रॉपर्टी। ठीक है सर, हमारे हम जो एक दिन के थे, मेरे को आज भी याद है बेटा, जब मैं ठीक पैदा हुआ था बेटा, जस्ट 1 मिनट का था बेटा मैं, तब मुझे ये चीज रटवा दी गई थी कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है बेटा, यहां तक की बात मेरे हिसाब से सब लोगों को समझ में आ रही होगी, है ना। सर सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी इसकी? सर दूसरी प्रॉपर्टी भी बड़ी प्यारी प्रॉपर्टी है सर, बड़ी ही प्यारी प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है सर? एडिटिविटी ऑफ चार्ज। ठीक है सर, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है सर? एडिटिविटी ऑफ चार्ज। ठीक है ना सर। सर एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल
तुम लोगों के पास ऑलरेडी ना, तुम लोगों के पास क्या पढ़ा हुआ था, ये हमारी एक बॉडी है ना, इस बॉडी को कुछ भी नाम दे देते हैं। बॉडी कौन है, ये बॉडी फॉर एग्जांपल हमारा कोई भाई है, ठीक है बेटा, जिसकी ऐसी बढ़िया शेप की बॉडी है बेटा, है ना। देखो भाई मैं तो हूं नहीं, क्योंकि बेटा मैं तो देखो एकदम परफेक्ट शेप का हूं, देखो ये देखो, ये देखो, ठीक है बेटा, है ना। मतलब एकदम मैंने तो जिम में एकदम ऐसे शुरू कर दी है, ठीक है ना। और जिम में मैं बहुत अच्छा जाता हूँ, ठीक है बेटा, जब मैं एक दिन का था तब से जिम जा रहा हूँ, ठीक है। अल्लाह ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ये सब बातें काल्पनिक है, ठीक है बेटा। तो भाई मुद्दा क्या है, मुद्दा क्या है कि भैया एक हमारी बॉडी है अजीब सी शेप की, है ना, इस पर चार्ज रखा हुआ था 2 कूलम का, इस पर चार्ज रखा हुआ था 2 कूलम का, है ना। अब फिर मैं भगता भगता आया बेटे, भगते भगते आके मैंने इसको एक चार्ज और दे दिया। कितना चार्ज और दे दिया, 1 कूलम का चार्ज और दे दिया, है ना। तो डेफिनेटली इस पर जो नेट चार्ज हो जाएगा बेटा, इस पर जो नेट चार्ज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बेटा, 3 कूलम्स का हो जाएगा। कैसे निकाला, जितना पहले था उसमें जो नया वाला चार्ज आया उसको ऐड कर दिया, खत्म हो गई बातचीत। सर बात समझ में आ रही है एकदम बढ़िया तरीके से कि नेट चार्ज आपने किस तरीके से निकाला, नेट चार्ज आपने किस तरीके से निकाला। मैं कहा सर बात समझ में आ रही है एकदम बढ़िया। तो सर एक बात बताइए, अगर मान लीजिए कि इस बॉडी के पास 2 कूलम चार्ज था और मैं इस पर -1 कूलम लाके रख देता हूं, है ना, तो हमारे पास जो नेट चार्ज बचेगा बेटा, तो हमारे पास जो नेट चार्ज बचेगा दैट विल बी 1 कूलम, दैट विल बी 1 कूलम, ठीक है बेटा। वो कितना होगा बेटा, वो होगा हमारा 1 कूलम का, वो कितना होगा बेटा हमारा 1 कूलम का। सर मुझे बात समझ में आ रही है, सर मुझे बात समझ में आ रही है कि सर यहां पर 2 कूलम्स का चार्ज था, मैंने -1 ले आया, है ना, तो यहां पर कितना हो गया, 1 कूलम चार्ज हो गया, है ना। यहां पर भी मैंने ऐड किया है, यहां पर मैंने सब्ट्रैक्ट नहीं किया है बेटा, यहां पर भी मैंने ऐड किया। किस किस को, 2 कूलम्स को ऐड करा है -1 कूलम में, है ना। तो हमारा चार्ज बना 1 कूलम। अगर मैं यहां पर सब्ट्रैक्ट कर देता, याद करो बेटा ध्यान से देखना, अगर मैं यहां पे सब्ट्रैक्ट कर देता बेटा, तो 2 कूलम माइनस माइनस +1 हो, ये कितना हो जाता, 3 हो जाता ना, है ना। तो हम चार्जेस को क्या कर सकते हैं बेटा, ऐड कर सकते हैं। हम चार्जेस को कभी सब्ट्रैक्ट नहीं करते, हम हमेशा चार्जेस को क्या करते हैं, नेट चार्ज निकालने के लिए ऐड करते हैं। बात समझ में आ रही है, आई गेस ये सब बच्चों को समझ में आ रही होगी बेटा। सब बच्चे बताएंगे बेटा कि हमारे को बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही बेटा, सही बताइए, सही बताइए बेटा, सभी बताइए बेटा, सब बच्चों को समझ आ रही है बात, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, है ना। पूरा रिवीजन करेंगे एकदम बढ़िया तरीके से, सब बच्चे मेरे को बता देंगे, मैं वहां पर देख रहा हूं आपके चैट्स वगैरह। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। ठीक है, वन शॉट का मतलब ही है बेटा कि तुम्हारे को एक एक चीज रिवाइज होनी चाहिए अच्छे से, है ना, क्योंकि देखो जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार तुम्हें चीजें समझ में आएंगी, है ना। तो ये मुद्दा रहता है, वन शॉट रखने का जो मुद्दा है वो यही है ना, वरना मैं भी अपना संडे खराब करके वन शॉट क्यों रख रहा हूं, ठीक है ना बेटा। चलो सर यहां तक की बात मेरी एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है ना, कि जो नेट चार्ज हमारा है वो हमेशा क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। अब भाई जो तीसरी प्रॉपर्टी है, ये तो भाई मुझे लगता है हमारे को पिछले जन्म में भी रटवाई हुई होगी, ठीक है। इसको बोलते हैं बेटा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसको क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये हमारे को पिछले जन्म में भी रटवाई गई है बेटा, है ना। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, किसी भी चीज के आगे कंजर्वेशन लगा दो भाई साहब, ऐसे रटवा दिया ना चीज हमारे को। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन जस्ट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है बेटा। वो हमारे बेटा या हमारी रगों में बह रही है ये चीज, है ना। कहीं पर भी कंजर्वेशन लग जाता है तो हम तो ये कर देते हैं, कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, है ना। वो कंजर्वेशन ऑफ मास लग गया, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन जस्ट बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। हाँ ठीक है बेटा, मतलब हमारे को सिर्फ, ठीक है ना, है ना, मतलब ये है, ठीक है। अच्छा तो यहां पर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है ना, तो ये भी बेटा तोते की तरह रटेंगे बेटा, है ना। रटना क्या है यार, समझने वाली चीज है। चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना, इट कैन जस्ट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, है ना। कि जो हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है ना, वो हमारा ये कहता है कि भाई चार्ज को क्रिएट नहीं किया जा सकता, डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, वो सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर किया जा सकता है। यार बहुत सिंपल सी चीज है यार, है ना, एकदम बढ़िया चीज है, समझ में आ रही है मेरे को एकदम बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, एकदम बढ़िया समझ में आ रही है ना। सर अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है ना,
वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है बेटा, थोड़ी सी महत्व रखती है हमारे सीबीएसई में, है ना, काफी, थोड़ी क्या बहुत महत्व रखती है बेटा। इसका नाम बेटा बहुत प्यारा है बेटा, बहुत प्यारा है। चौथी प्रॉपर्टी का नाम, इसका नाम है क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हम लोगों ने पढ़ा था, बहुत सिंपल है, जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे। मैंने बोला सर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बॉडी है ना, इस बॉडी के पास एक चार्ज रखा है ई, तो इस बॉडी के पास नेट चार्ज कितना होगा? सर इस बॉडी के पास नेट चार्ज मुझे ई दिख रहा, ठीक है सर। सर अगर मान लीजिए दो रखे होते, ठीक है, तो सर इस बॉडी के पास जो नेट चार्ज होता वो होता 2e, ठीक है। सर अगर एक और चार्ज रखा होता तो कितना होता सर? तो भी कितना होता सर? 3e, ठीक है। अगर मान लीजिए यहां पर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रखे होते यहां पर, है ना, तो नेट चार्ज कितना होता सर? ne। भैया आपकी चार्ज कितना होता सर? ne। कितना होता सर? ne, है ना। तो सर यहां पर मुझे बात समझ में आ रही है कि जो नेट चार्ज है वो n इंटू ई हो चुका है ना, जिसमें कि n हमारी हमेशा कौन सी वैल्यू होगी बेटा? एक इंटीजर वैल्यू होगी, है ना। और e की वैल्यू तो सबको पता है बेटा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्स, ठीक है बेटा। n यहां पर हमेशा के हमेशा क्या होगा बेटा? ध्यान रखना, n हमारा हमेशा क्या होगा? एक इंटीग्रल वैल्यू होगी। क्या होगी बेटा? एक इंटीग्रल वैल्यू होगी, ठीक है ना। कैसी वैल्यू होगी? इंटीग्रल वैल्यू होगी। इंटीग्रल क्यों भैया? हमेशा इंटीजर क्यों? ये 1.2 1.3 क्यों नहीं हो सकता? 1.2 1.3 2.5 6.8 ऐसे क्यों नहीं हो सकता? 1 2 3 4 5 6 क्यों है भाई? एक बात बताओ, 1.2 का मतलब क्या है? 1.2 अगर मैं लिखता हूं, 1.2 ही लिखता हूं, तो इसका मतलब क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पूरा प्लस में 0.2 इलेक्ट्रॉन, यही इसका मतलब है बेटा। 1.2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? एक पूरा इलेक्ट्रॉन और प्लस में 0.2th पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना बेटा। यार एक सिंपल सी बात बताओ, इलेक्ट्रॉन को तोड़ा थोड़ी जा सकता है, इलेक्ट्रॉन को तोड़ा थोड़ी जा सकता है यार। ऐसा बोलूंगा क्या आधा इलेक्ट्रॉन, है ना, 0.1 इलेक्ट्रॉन, 0.2 इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं बोलूंगा ना यार, है ना। मैं हमेशा बोलूंगा या तो एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन या तीन इलेक्ट्रॉन या चार इलेक्ट्रॉन, है ना। तो इसीलिए मैंने बोला कि n हमेशा क्या होती है? इंटीजर वैल्यू होती है। समझ में आ रहा है ना? तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना। तो यहां तक की बात सब लोगों को क्लियर हो रही है बेटा? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आई डोंट थिंक किसी को ऐसा हो रहा होगा कि भाई दिमाग में नहीं आया, एकदम समझ नहीं आया, है ना, एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है ना भैया। ई क्या एम? ई क्या एम मतलब? ई क्या एम? ई क्या एम मतलब बेटा ई बोले तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ई, ठीक है बेटा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग है, मास की बात नहीं है, ये चार्ज है, ठीक है। अच्छा तो सर यहां तक की बात मेरे हिसाब से सब लोगों को समझ में आई होगी बेटा, सब लोगों को समझ में आई यहां तक की बात? सारे बच्चे बेटा जयकारा लगा देंगे बेटा मैया रानी के नाम का, बोलो सच्चे दरबार की जय। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। जय भैया। हाँ क्या बात, जय। जय हो, ठीक है ना, क्या बात है ना बेटा। जिसने बेटा घरों में बैठे बैठे, जो भी बच्चा ये वीडियो देख रहा है बेटा, है ना, उसने अगर बेटा मैया रानी की जय नहीं की बेटा, तो मैया रानी उसका एक क्रोमोसोम ऊपर नीचे कर देगी बेटा। जय 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 हाँ। जय हो। जय हो, जय हो। बस बेटा बस, जय। अल्लाह काट दिया बिल्कुल ही, ठीक है। इसीलिए तो तुम्हें जगरातों में बुलाया नहीं जाता। जय हो मैया रानी। बेटा चार्ज तो इलेक्ट्रॉन्स में ही लेंगे ना, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, दो इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तीन इलेक्ट्रॉन का चार्ज, क्योंकि प्रोटॉन थोड़ी बाहर और अंदर आ सकता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ही तो हम निकाल सकते हैं और डाल सकते हैं, तभी हम चार्ज इलेक्ट्रॉन में लेते हैं, ठीक है ना। हाँ ठीक है ना। अच्छा अगर n की वैल्यू इंटीजर आई तो भाई n की वैल्यू हमेशा इंटीजर ही आएगी, n की वैल्यू नहीं भैया, वो ऊपर उसने क्वेश्चन पूछा है, नीरज ने किसमें? ऊपर क्वेश्चन पूछा है उसने। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, उसका आंसर बता रहा था, ठीक है ठीक है। तो बेटा यहां तक की बात समझ में। अब पांचवी एक बहुत प्यारी प्रॉपर्टी है बेटा, पांचवी एक बहुत प्यारी प्रॉपर्टी है ना। पांचवी प्रॉपर्टी क्या है सर? पांचवी प्रॉपर्टी होती है कि चार्ज डू नॉट डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है यार, है ना, कि भाई अगर मान लो मेरे पास 2 कूलम्स का चार्ज है, अगर मेरे पास कितना है बेटा 2 कूलम का चार्ज है, तो और मैं 2 कूलम का चार्ज लेके भाग रहा हूं, है ना,
तो मैं कितनी भी तेज भाग लूं बेटा, मेरे पास जो अमाउंट ऑफ चार्ज है वो चेंज नहीं होने वाला, यानी कि वेलोसिटी का चार्ज पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप वेलोसिटी चाहे कितनी भी बढ़ा लो, लेकिन उसका चार्ज पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो ये हमारी 5 प्रॉपर्टी है किसकी, चार्जेस की। किसकी प्रॉपर्टीज है बेटा, ये चार्जेस की प्रॉपर्टीज है। ठीक है सर, ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, ये हमारा बहुत प्यारा सा क्यूट सा डस्टर है बेटा, बहुत क्यूट डस्टर है ये हमारा। ठीक है, सफेद हुआ करता था ये एक टाइम पे, देखो बेटा कैसी हालत हो गई है इसकी। ठीक है ना, इसमें नीला और लाल रंग बेटा एकदम ऐसे हो गया है, मिक्स हो गया है ना, रंग लगा दे रहे हैं मोहिया बैग नहीं है तो भैया कोई फ्री काम चलाना पड़ रहा है। ठीक है बेटा, चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैंने बोला कि सर मेथड्स ऑफ चार्जिंग आ जाता है अगला। क्या आ जाता है, मेथड्स ऑफ चार्जिंग आ जाता है। मैं कहा ठीक है सर, मेथड्स ऑफ चार्जिंग में क्या है। कह रहा सर पहला तो आप कर सकते हैं, किसी भी बॉडी को चार्ज करना है कैसे कर सकते हैं सर। सर सबसे पहले तो कर सकते हैं बाय रबिंग। कैसे कर सकते हैं सर, बाय रबिंग। दूसरा कैसे कर सकते हैं सर, बाय टचिंग, बाय टचिंग। ठीक है बेटा, और तीसरा कैसे कर सकते हैं सर, बाय इंडक्शन, बाय इंडक्शन। ठीक है बेटा, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने कम से कम ये चैप्टर एक बार पढ़ा है। ठीक है बेटा, तो मैं ज्यादा एकदम डिटेल में डीप में बात नहीं करूंगा बेटा। ठीक है ना, ठीक है। भैया रबिंग का मतलब फ्रिक्शन वाला होता है ना। हाँ, रबिंग का भी बता रहा हूँ, टचिंग का भी बता रहा हूँ, इंडक्शन भी बता रहा हूँ। ठीक है बेटा, ठीक है। तो सर बाय रबिंग, बाय टचिंग और बाय इंडक्शन 3 मेथड्स होते हैं। सबसे पहले रब करके कैसे चार्ज करते हैं बेटा, जब मैं छोटा बच्चा था, है ना, जब मैं छोटा बच्चा था तो मेरे पास एक स्केल हुआ करता था। मेरे पास क्या हुआ करता था बेटा, एक स्केल हुआ करता था, जिसको मैं सर पे खच 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 करके रब करता था, है ना बेटा, जिसको हम ऐसे खच 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 करके रब करते थे, है ना। और क्या हो जाता था बेटा, फिर मैं उससे छोटे छोटे पन्नों के टुकड़े करके उठाता था, है ना। तो बेटा वो क्या होता था, एक्चुअल में जो स्केल होता था ना, वो क्या हो जाता था, चार्ज हो जाता था। क्या हो जाता था, चार्ज हो जाता था। इसी वजह से वो जो पन्ने होते थे, न्यूट्रल पन्ने के टुकड़े, है ना, उनको क्या करता था, अट्रैक्ट करता था अपनी तरफ। क्या करता था, अट्रैक्ट करता था अपनी तरफ। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है बेटा, है ना। तो भैया मुद्दा ये है कि बेटा हम जब रब करते हैं बाय रबिंग, ध्यान से समझ लेना बात को, बाय रबिंग करके हम कैसे चीजें चार्ज करते हैं बेटा। इसके लिए हमारे पास एक बहुत तगड़ी चीज आती है, जिसको हम प्यार से बोलते हैं बेटा वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, वर्क फंक्शन। इसको फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है ना बेटा। और ये क्या होता है बेटा, वर्क फंक्शन क्या है, वर्क फंक्शन फॉर एग्जांपल हमारा एक मेटल सरफेस है ना भाई, मेरा एक मेटल सरफेस है। मैंने बोला कि भाई एक काम कर, मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दे, है ना। फॉर एग्जांपल अगर मान लो तुम्हारे पास कोई सरफेस है, ठीक है, जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 10 ही प्रोटॉन्स हैं, ठीक है सर, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, दिस विल बी कॉल्ड एज न्यूट्रल। ये क्या कहा जाएगा, न्यूट्रल कहा जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना। अब मैं क्या करूं, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल दूं, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं बेटा, है ना, तो भैया अब इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 9 इलेक्ट्रॉन्स, और प्रोटॉन कितने, 10। तो अब इस पर जो चार्ज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, प्लस ई का। कितना चार्ज आ जाएगा, प्लस ई का, क्योंकि 9 इलेक्ट्रॉन्स ने 9 प्रोटॉन्स को तो न्यूट्रलाइज कर दिया। बचा कौन, एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा बचा, तो बेटा उसी का चार्ज क्या आ जाएगा, इस बॉडी पर आ जाएगा। यानी कि अगर मैं बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन निकाल लूं या फिर इलेक्ट्रॉन डाल दूं, तो बॉडी हमारी कैसी हो जाती है, चार्ज हो जाती है। ठीक है, तो अब मैंने बोला कि यार एक काम कर, सुन भाई बॉडी एक काम कर, है भाई, मैंने क्या बोला बॉडी से, बॉडी एक काम कर कि मेरे को ना कोई एक बॉडी है, जैसे मान लो ये एक बॉडी है ना, मैंने कहा यार मेरे को एक इलेक्ट्रॉन दे दे, है ना। इसने कहा ऐसे कैसे दे दूं यार, खाला जी का राज चल रहा है क्या, ऐसे इलेक्ट्रॉन दे दूं उठा के, है ना। मैं कहा यार ऐसे नहीं बोल रहा देने के लिए, यार ऐसे नहीं बोल रहा यार, तू पैसा ले ले, मतलब कि एनर्जी ले ले, है ना, लेकिन यार इलेक्ट्रॉन दे दे यार, ऐसे मत कर। ठीक है, कह रही चल ठीक है, बता कैसे देगा एनर्जी, बता जल्दी बता। पुलिस वाले नहीं होते, नखरे करते हैं पहले पैसे लेने में, फिर उसके बाद है ना, लाओ जी दे दो, चलो लाओ 500 रुपए दे दो, चलो, है ना।
फिर हम कहते हैं नहीं नहीं सर हमारे पास तो 100 रुपए, 500 से नीचे नहीं हो पाएगा। मानो 50 में भी जाता है लेकिन 500 से नीचे नहीं हो पाएगा सर। कोई धारा ही नहीं बनती, धारा ही नहीं बनती कोई 500 से नीचे की। ठीक है, तो ऐसे करके भैया आपको एक्सपीरियंस ज्यादा है। ठीक है। अबे एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं है, ये मैंने भुगता हुआ है ना, इसीलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, 5,000 रुपए के चालान पे मैं 500 रुपए देके आया था बस। ठीक है, एक बार, है ना। अभी वीडियो वायरल मत कर देना, पता चले मेरे घर पे पुलिस वाले आ रहे हैं, फिर वो पूछ रहे हैं कौन सा पुलिस वाला था भाई। ठीक है, एंटी करप्शन ब्यूरो मेरे घर पे बैठा है। ठीक है, चलो देखो, तो भाई मुद्दा क्या है बेटा, मुद्दा क्या है, मुद्दा क्या है कि मैंने बॉडी को बोला, मैं कहा यार बॉडी एनर्जी ले ले, है ना, पर ठीक है एनर्जी ले ले पर मेरे को इलेक्ट्रॉन दे दे। क्या एनर्जी कैसे देगा? मैं कहा एक काम करूंगा, तुझे रब करूंगा, है ना, फिर वहां से हीट जनरेट होगी तो तू एनर्जी ले लियो वहां से। कह रही ठीक है। मैंने कहा यार 5 जूल एनर्जी दूंगा, इलेक्ट्रॉन दे देगी? कह रही नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कहा यार दे दे भाई, 5 जूल एनर्जी ले ले, इलेक्ट्रॉन दे दे। कह रहा भाई हो ही नहीं पाएगा 5 जूल में। मैं कहा चल एक काम कर, 10 जूल एनर्जी ले ले, इलेक्ट्रॉन दे दे। कह रही नहीं हो पाएगा भैया, नहीं हो पाएगा। मैं कहा फिर यार तू ही बता दे मिनिमम कितनी लेगी एनर्जी। कह रहे भैया मिनिमम लूंगी 22.5 जूल। ठीक है, 22.5 जूल एनर्जी लूंगी मिनिमम, तब एक इलेक्ट्रॉन निकाल के दूंगी, है ना। मैं कहा यार ये तो बहुत ज्यादा भाव है तेरे, तेरे ज्यादा भाव नहीं बढ़ रहे। कह रहे भैया फिक्स रेट है, थोक की दुकान है, जितने लेने ले जाओ, लेकिन एनर्जी रहेगी 22.5 जूल। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, मैंने बोला कि भाई फोन मिलाया मैंने, मैं कहा यार रब करने को बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन निकालने को बोल रहा हूँ। मैं कहा चार्ज करना है रब करके, है ना। ये बोल रही है मिनिमम 22.5 जूल एनर्जी लूंगी तब एक इलेक्ट्रॉन दूंगी, है ना। तो जो 22.5 जूल है ना, क्या 22.5 जूल से नीचे कोई एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन देगी? नहीं। 22.5 पर देगी? हाँ। क्या 22.5 वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जिस पर इलेक्ट्रॉन दे रही है? बिल्कुल, है ना। तो 22.5 जूल क्या कहलाएगा? वर्क फंक्शन ऑफ दैट बॉडी। समझ में आया, है ना। तो वर्क फंक्शन को हम क्या बोलेंगे बेटा? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन, इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, तो भैया जितनी मिनिमम एनर्जी होती है बेटा, रिक्वायर्ड होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए सरफेस से, वही क्या होती है? वर्क फंक्शन। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल सी चीज है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात ही नहीं है ना। तो भैया इतनी एनर्जी मिल जाएगी, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, बॉडी चार्ज हो जाएगी। तो भैया रब करके हम बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो बेटा कितने लोगों को भाई रबिंग समझ में आ गया एकदम बढ़िया तरीके से, बिल्कुल दिमाग में जाके सेट बैठा है, एकदम एकदम सेट बैठना चाहिए दिमाग में जाके, बिल्कुल टक से नहीं है एकदम। बोलो बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ठीक है, क्या बात है, ठीक है, चलो बहुत सही, समझ आ रहा है बेटा सबको, मतलब समझ आ रहा है। और बाय टचिंग, टच करके क्या चार्ज कराएंगे? अरे यार टच करके भी नहीं आ रहा क्या? मैं कहा यार देख बात सुन, मैं कहा एक हमारा बड़ा प्यारा न्यूट्रल कंडक्टर था, ठीक है, एक हमारा दूसरा कंडक्टर है, ठीक है, इस पर चार्ज मान लो 6 कूलम, ठीक है, ये हमारा न्यूट्रल था बेटा, है ना। इन दोनों को मैंने क्या करा दिया बेटा? टची टची करा दिया। क्या करा दिया बेटा? टची टची करा दिया। दोनों आइडेंटिकल है, याद रखना। तो इस पर जो 6 कूलम्स का चार्ज था वो आधा आधा बढ़ जाएगा, है ना। तो जब मैं इन दोनों को अलग अलग करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है कि बेटा इस पर भी 3 कूलम का चार्ज हो जाएगा, इस पर भी 3 कूलम का चार्ज हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है ना। एग्जैक्टली मिनिमम से थोड़ा ज्यादा देना होगा तब इलेक्ट्रॉन निकल कर आएगा, ठीक है ना। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है? यहां तक की बात मेरे हिसाब से तुम लोगों को क्लियर हो रही है। अगर 6 कूलम का चार्ज है, इन दोनों को आपस में टच करा दिया, है ना, तो क्या होगा बेटा? 3 कूलम आपस में बढ़ जाएगा, 3 कूलम आपस में बढ़ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, क्लियर है सब बच्चों को, है ना। बाय टचिंग भी क्लियर है। और बाय इंडक्शन तो बेटा हमारी क्या है? प्रेम कहानी। क्या है बेटा? प्रेम कहानी, एक चंचल प्रेम कहानी बेटा। जब हम 1 दिन के थे तब हम इस प्रेम कहानी को पढ़ते थे बेटा, बाय इंडक्शन वाली, ठीक है बेटा। तो बाय इंडक्शन वाली प्रेम कहानी को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद अपने चैप्टर के मुद्दे पर जंप करते हैं, दैट इज कूलम्स लॉ, ठीक है जी। तो समझ लेते हैं बेटा, बाय इंडक्शन समझ लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल देखो, तुम लोगों को लग रहा होगा कि हाँ यार वन शॉट चल रहा है, ठीक है ना, आधे घंटे की क्लास हुई है, आधे घंटे की क्लास में 3-4 टॉपिक कवर हुए हैं, लेकिन हर एक टॉपिक बहुत ही ज्यादा बारीकी से कवर हुआ है ना। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जिसको बिल्कुल हवा में उड़ा दिया गया हो, ठीक है, सारी चीजें बहुत बारीकी से कवर हो रही है। तो वन शॉट का यही फायदा होता है कि बारीकी से सारे टॉपिक्स निकल जाते हैं, कवर हो जाते हैं,
है ना। अभी देखो पूरा चैप्टर कराऊंगा और बिल्कुल इसी बारीकी से कराऊंगा तुम लोगों को, चिंता मत लो बिल्कुल भी, ठीक है ना। चलो, मैंने बोला कि सर एक बात समझिए कि यहां पर आपने बताया बाय इंडक्शन, क्या बताया, बाय इंडक्शन, ठीक है बेटा। अच्छा सर, बाय इंडक्शन समझने के लिए आपने हम लोगों को बताया था कि 2 पॉइंट समझने पड़ते हैं। पहला होता है बाउंड चार्ज फ्री चार्ज, बाउंड चार्ज स्लैश फ्री चार्ज, इसका कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है ना। और दूसरा कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है अर्थिंग का, इसका कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है अर्थिंग का। अच्छा सर समझाइए, फिर समझाइए थोड़ा। मैंने बोला फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बहुत प्यारी सी बॉडी है, ठीक है, हमारी एक बहुत प्यारी बॉडी है। मैं कहा ठीक है भाई, अब बॉडी है तो है, ठीक है। अच्छा, शेप साइज बोथ कंडक्टर का सेम होना चाहिए क्या भैया? हाँ बेटा, शेप साइज मीडियम सेम होना चाहिए, तभी आधा आधा बटेगा। अगर शेप साइज वगैरह अलग अलग है ना दो कंडक्टर्स का टचिंग वाले केस में, तो चार्ज भी अलग अलग बटेगा, ठीक है। वो चीजें मैं तुम लोगों को कराऊंगा जब चैप्टर 2 में आऊंगा ना, तब कि पोटेंशियल बराबर करके फिर करेंगे, ठीक है ना। चलिए, मैंने बोला मेरे पास एक बॉडी है ना, तो सर यहां पर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, 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 और यहां पर एक अकेला पॉजिटिव, यहां पर एक अकेला पॉजिटिव, ये यहां पर एक अकेला पॉजिटिव, या पॉजिटिव की जगह पे नेगेटिव ले लो, ठीक है। पॉजिटिव छोड़ो, नेगेटिव 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 अकेले हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने बोला भाई एक बात बता कि यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव का जोड़ बन रहा है, यहाँ पर भी जोड़ा दिख रहा है, यहाँ पर भी जोड़ा दिख रहा है, जोड़ा दिख रहा है, जोड़ा दिख रहा है, जोड़ा दिख रहा है ना बेटा। तो बेटा ये जो जोड़े में चार्जेस प्रेजेंट होते हैं ना, जोड़े में, है ना, जिन चार्जेस के पास अपनी प्रेम संगिनी मौजूद है बेटा, इस पॉजिटिव के पास भी अपनी प्रेम संगिनी है नेगेटिव, इस पॉजिटिव के पास भी अपनी प्रेम संगिनी है, इस नेगेटिव के पास अपना प्रेम संगन है बेटा, है ना। तो बेटा ये जो होते हैं बेटा, ये क्या होते हैं, बाउंड चार्जेस होते हैं, है ना। ये जो बेटा यहाँ पर जो होते हैं ना बेटा कपले, है ना, इनको बोलते हैं बेटा कपले, है ना, कपल्स, ठीक है बेटा, कपल गोल्स, हैशटैग कपल गोल्स, ठीक है बेटा। तो जो कपल्स होते हैं बेटा वो होते हैं बेटा बाउंड चार्ज, वो कौन होते हैं, बाउंड चार्ज। और बेटा जो सिंगल सिंगल खड़े हैं ना, नेगेटिव नेगेटिव, अकेले नल्ले मेरी तरह बिल्कुल सिंगल, ठीक है बेटा, बिल्कुल सिंगल मेरी तरह, ये होते हैं फ्री चार्ज। ये क्या होते हैं बेटा, फ्री चार्ज, ठीक है बेटा। तो भैया मुद्दा ये है कि बेटा जो हमारा कपल्स है बेटा वो कौन है, बाउंड चार्ज है। जो हमारे कपल्स हैं वो कौन है, बाउंड चार्ज है। जो बेटा सिंगल लोग हैं बेटा, सिंगल लोग हैं वो कौन है बेटा, हमारी तरह फ्री चार्ज। वो क्या है बेटा, हमारी तरह बहुत अच्छा। फ्री चार्ज, ठीक है ना बेटा। हाँ ठीक है, बिल्कुल बेटा, एकदम बढ़िया तरीके समझ में आ रहा है। मैं कहा यार एकदम जिंदगी रंगीन चल रही है यार, कैसी बातें कर रहे हैं पांडे जी, है ना, एकदम बढ़िया समझ में आया, है ना। अच्छा अब बेटा देखो, ये जो कपल्स होते हैं बेटा, इनको किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती, है ना बेटा। कपल जो होते हैं बेटा, इनको किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती बेटा, है ना। तो बेटा होता क्या है, सहारे की जरूरत किसको है बेटा, हम जैसे सिंगल लोगों को बेटा, है ना बेटा। हम जैसे सिंगल लोगों को किसकी जरूरत है बेटा, सहारे की जरूरत है। तो सहारा हमें कौन प्रोवाइड कराता है, हमारी धरती मैया, हमारी अर्थ, है ना, हमारी धरती मैया, ठीक है। भाई यार आर्यन झूठ नहीं बोल रहा, कसम से यार बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा, ठीक है। तो बेटा हमारा क्या है, एक मिनट रुको, आ गया कोई आया है क्या, ठीक है बेटा। यहां पर क्या होता है, यहां पर क्या होता है, जरा बात समझना, जरा बात समझना बेटा, कि यहां पर ना एक बॉडी के अंदर बहुत सारे कपल्स भी मौजूद थे, ठीक है बेटा। एक बॉडी के अंदर बहुत सारे कपल्स भी मौजूद थे, कुछ इस प्रकार बहुत सारे कपल्स मौजूद थे बेटा, है ना बेटा। ये कपल्स है बेटा एक बॉडी के अंदर बहुत सारे, है ना। अच्छा जी, और बेटा इसी बॉडी के अंदर ना बहुत सारे सिंगल भी मौजूद थे मेरी तरह, ठीक है बेटा। जैसे मैं बेटा एकदम सिंगल हूं बेटा, एकदम शुद्ध सिंगल, ठीक है बेटा। ऐसे कुछ सिंगल ये देखो, है ना। तो इसके अंदर दो तरीके के चार्जेस है, ये बाउंड चार्ज है जिनके पास अपनी प्रेम संगिनी प्रेम संगना मौजूद है बेटा, कपल जो बन रखे है ना। और ये जो खाली खाली है बेटा, ये सिंगल है ना। तो अब क्या किया मैंने, इसको अर्थ से टच करा दिया, मैंने इसको क्या कर दिया बेटा, अर्थ से टच करा दिया। अर्थ से टच कराने का अर्थिंग का जो सिंबल होता है वो होता है कुछ इस प्रकार का, ठीक है बेटा। पहले बड़ा डंडा, फिर छोटा डंडा, फिर और छोटा डंडा, ऐसे करके, ठीक है। ये अर्थिंग का सिंबल होता है। तो बेटा अर्थ क्या करती है, धरती मैया क्या करती है बेटा, धरती मैया, मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, ध्यान से समझना। धरती मैया इन चार्जेस को पनाह देती है बेटा। धरती मैया हमसे प्यार करती है बेटा।
धरती मैया इन जो सिंगल चार्जेस को है बेटा, ये सिंगल चार्जेस यहाँ पर घूम रहे हैं बेटा, इनको बोलती है आ मेरे लल्ले आजा। क्या बोलती है बेटा? आ मेरे लल्ले आजा। ठीक है बेटा, ये लिख के आना है बेटा, है ना, ये लिख के आना है कि बेटा ये जो सिंगल चार्जेस होते हैं इनका सहारा कौन होता है? धरती मैया। धरती मैया इनको क्या बोलती है? आ मेरे लल्ले आजा। ये भी लिखना है, ऐसे करके बुलाती है बेटा। कैसे करके बुलाती है? आ। ठीक है बेटा। और बेटा ध्यान से समझना बात को कि अर्थिंग क्या करता है? अर्थिंग न्यूट्रलाइज कर देता है सारे के सारे फ्री चार्जेस, है ना। अर्थिंग का काम क्या होता है? फ्री चार्जेस को न्यूट्रलाइज कराना। क्या होता है बेटा? फ्री चार्जेस को न्यूट्रलाइज कराना। समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है, समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत परेशानी? यहां तक की बात समझ में आई? सब लोगों को समझ में आ रहा है ना बेटा? है ना? सब लोगों को एकदम बातचीत क्लियर है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है ना? चलो, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला कि सर इंडक्शन के कारण बॉडी चार्ज कैसे हो सकती है? मैं कहा एक सिंपल प्रोसेस है। मैं कहा भाई मान ले तेरे पास एक न्यूट्रल बॉडी है ना, जिसमें जितने पॉजिटिव है उतने ही नेगेटिव है। ठीक है बेटा। अब ये छोटी सी प्रेम कहानी है बेटा, छोटी सी प्रेम कहानी। ठीक है बेटा, ये न्यूट्रल है बेटा, न्यूट्रल है क्योंकि जितने पॉजिटिव है उतने नेगेटिव है ना। और मैंने बोला कि इस बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज कर दो। इस बॉडी को कैसे चार्ज कर दो? पॉजिटिवली चार्ज कर दो। टच नहीं करना है इसको, रब नहीं करना है इसको। ठीक है, मैं कहा ठीक है यार कर दूंगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है ना? अच्छा, मैंने बोला कि भाई अगर इस बॉडी को मेरे को पॉजिटिवली चार्ज करना है तो इसके पास क्या ले आओ? एक नेगेटिवली चार्ज रॉड ले आओ। इसके पास क्या ले आओ? एक नेगेटिवली चार्ज रॉड ले आओ। अब सर नेगेटिवली चार्ज रॉड लाने से क्या होगा? मैंने कहा भाई यहां पर एक बहुत बढ़िया प्रेम कहानी जनरेट होगी। कैसी प्रेम कहानी भैया? कैसी प्रेम कहानी? मैंने कहा कि सर प्रेम कहानी कुछ इस प्रकार की कि सर ये जो नेगेटिव वाले हैं ये सारे के सारे इन पॉजिटिव को अपनी तरफ खींच लेंगे, है ना बेटा। ये पॉजिटिव नेगेटिव अपनी एक खुशहाल जिंदगी व्यतीत कर रहे थे, इनके बीच में आग लगाने के लिए कौन आ गया? एक नेगेटिव चार्जेस आ गया, ये नेगेटिव आ गया। तीसरा आ गया, ये कौन है बेटा? लड़की का बेस्ट फ्रेंड। ये कौन है बेटा? लड़की का बेस्ट फ्रेंड। ये बेस्ट फ्रेंड आ गया बेटा। ठीक है बेटा, यही आग लगाता है बेटा। ठीक है ना? तो बेटा लड़की का बेस्ट फ्रेंड आ गया, लड़की की बेस्ट फ्रेंड ने लड़की को अपनी तरफ कर लिया बेटा, है ना, और लड़के को कर दिया लड़की से दूर। तो यहां पर जितने भी पॉजिटिव्स थे वो इस तरफ हो जाएंगे। ठीक है बेटा, और जो नेगेटिव्स है बेटा ये किस तरफ हो जाएंगे? इस तरफ हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है। अच्छा, अब भाई मुझे तो इस बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करना है, मुझे तो इस बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करना है सिर्फ। यानी कि इस बेस्ट फ्रेंड ने बोला कि एक काम कर भाई, मुझे ये नेगेटिव तेरी जिंदगी में नहीं चाहिए, मुझे तेरी जिंदगी में नेगेटिव नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। ठीक है, इसको निकालो बाहर। ठीक है ना? तो भाई अब क्या हुआ? अब क्या हुआ बेटा? अब क्या हुआ? इसको निकालने के लिए अब खुद देखना, ये पॉजिटिव तो जाके इसके ऊपर लग गए, इसके साथ लग गए, तो ये तो हमारे बन चुके हैं बाउंड चार्ज। ये तो हमारे क्या बन चुके हैं? बाउंड चार्ज। और ये बेचारे जो नल्ले हैं बेटा, ये जो तनहा हो गए हैं बेटा, तनहा है ना बेटा, कबीर सिंह बन चुका है बेटा जो, ये हमारा हो गया फ्री चार्ज। क्या हो गया? फ्री चार्ज। अब फ्री चार्ज को भगाने का एक ही तरीका होता है, धरती मैया। क्या होता है बेटा? धरती मैया। तो ये इसको धरती से टच कराया, इसको धरती से टच कराया, धरती से टच होने के कारण ये सारे के सारे क्या हो गए? न्यूट्रलाइज हो गए। ये क्या हो गए? धरती से न्यूट्रलाइज हो गए। ठीक है बेटा, फिर उसके बाद यहां से कनेक्शन काट दिया और इसको बेस्ट फ्रेंड गया तेल लेने, बेस्ट फ्रेंड भाग गया। फिर बेटे ऐसे ही होता है, नैले को दैला। ठीक है ना? तो ये बॉडी कैसी बची मेरे पास? सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव। तो ये बात समझ में आई सब बच्चों को? ये बात समझ में आई बेटा कि इंडक्शन से हम लोगों ने बॉडी को किस प्रकार चार्ज कर दिया? सब बच्चे बताएंगे। ठीक है, मतलब 12वीं वाले जो बच्चे हैं वो ये मत सोचना कि एग्जाम्स नहीं होंगे, एग्जाम्स होंगे यार, है ना। क्योंकि अगर कैंसिल करने होते ना तो वो 10th के साथ ही कर देते कैंसिल। वो 10th के भी तो करे कैंसिल, इतना बड़ा स्टेप लिया है ना। फिर उनको टाइम भी मिलता सोचने के लिए कि 12th वालों के साथ क्या करना है, किस तरीके से मार्किंग करनी है 12th वालों की। तो उनको सच में 12th वालों के एग्जाम कैंसिल नहीं करने थे, है ना। तो तुम यूं लगा लो कि मई और है थोड़ा सा, है ना, कि मई और जून के मिड तक, मुझे जहां तक लगता है कि जून मिड तक कंडीशंस थोड़ी सी नॉर्मल आएंगी।
ठीक है, उसके बाद तुम्हारी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराई जाएगी, लेकिन एग्जामिनेशन पक्का कंडक्ट होगी, इस बात ये तो तय है, ठीक है ना। भैया आप तो ऑफलाइन आ भी नहीं सकते, दोबारा लग गया कर्फ्यू। मैं वही तो बोल रहा हूँ यार, अब जैसे दोबारा अब कर्फ्यू लग चुका है, ठीक है, अब 3 तारीख तक का ये कर्फ्यू 3 तारीख तक ही रहेगा ये, इसके बाद नहीं बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि पता है ये कर्फ्यू ना गवर्नमेंट ने नहीं लगाया अपनी तरफ से, जनता ने डिमांड किया है कि भाई अब कर्फ्यू लगा दो, 1 हफ्ता और कर्फ्यू होना चाहिए, और मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया डिसीजन है, ठीक है, क्योंकि यार देखो जान से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता, ठीक है। कौन है, कौन परेशान हो रहा है? अरे 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 अरे, चलो ठीक है, मुझे केवल फ्री इलेक्ट्रॉन ही, हाँ बेटा फ्री ही ट्रांसफर होते हैं, एग्जैक्टली फ्री ही ट्रांसफर होता है, बिल्कुल ठीक है सर। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, इंडक्शन देख लिया, अब अपने मुद्दे पे आते हैं। देखो ये क्लास 3 फेजेस में होगी, जैसे अभी एक 40 मिनट का सेशन हुआ, अब एक 40 मिनट का सेशन होगा, फिर उसके बाद एक 40 मिनट का सेशन होगा, ठीक है, मतलब मोस्ट प्रोबेबली मतलब एक 40 मिनट का सेशन और लगा लो, एक और होगा जिसमें मैं तुम्हारे को बाकी का चैप्टर कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि चैप्टर का इंट्रो अगर तुम लोगों को ढंग से क्लियर है तो उसके बाद तुम लोग खींच लोगे चैप्टर, ठीक है। चलिए ये क्लास लंबी नहीं हो जाएगी? कोई बात नहीं, क्या हो गया, होने दे यार, क्या हो गया, ठीक है। चलिए भाई मुद्दा क्या है, मुद्दा क्या है कि होता क्या है कि सर अब मेरा जो आता है कूलम्स लॉ, क्या आता है, कूलम्स लॉ, ठीक है सर। कूलम्स लॉ क्या होता है सर, सर क्या है ये कूलम्स लॉ? सर कूलम्स लॉ जैसे कि आप लोगों को पता है, अगर एक पॉजिटिव चार्ज रखा है यहाँ पर, दूसरा पॉजिटिव चार्ज रखा है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो आर है, तो ऑब्वियस सी बात है सर, ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला पॉजिटिव चार्ज, ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस पर रिपल्सिव फोर्स लगा रहा होगा, और ये वाला पॉजिटिव चार्ज भी इस पर क्या कर रहा होगा, रिपल्सिव फोर्स लगा रहा होगा, है ना। ये बात हम लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से पता है ना। अब रिपल्सिव फोर्स अगर मान लीजिए यहां पर एक पॉजिटिव होता और एक नेगेटिव होता और दोनों के बीच में डिस्टेंस आर होता, है ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला चार्ज इस पर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाता और ये चार्ज इस पर भी क्या करता है, एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाता, है ना। सर अब मुझे पता लगाना है कि ये रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्स कितना है ना। फोर्स की वो किसमें आती है सर, फोर्स की आती है न्यूटन में, है ना। तो सर मुझे पता लगाना है कि सर ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स है कितना, तो सर मैं पता लगाऊंगा ऐसे करके। सर कूलम अंकल ने बोला, कूलम अंकल हमारे परम पूजनीय अंकल थे बेटा, है ना। कूलम अंकल ने थोड़ा सा हमारे जो न्यूटन सर थे बेटा उनकी पन्ने में से झांक के, है ना, एकदम अपना लॉ बनाया, है ना। न्यूटन अंकल ने थोड़े दिन पहले बेटा, न्यूटन अंकल क्या कह के मर गए थे, न्यूटन अंकल ये कह के मर गए थे कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2, फोर्स प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो दोनों को कंबाइन किया था न्यूटन अंकल ने, तो बन गया था m1 m2/r², और ये F इक्वल्स टू G m1 m2/r², यही चीज बनी थी, यही चीज बनी थी, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं थी, है ना। यहां तक की बात F इज इक्वल टू G m1 m2/r², है ना। बिल्कुल इसी को कॉपी करके कूलम अंकल ने क्या कर दिया विचार, है ना, कूलम अंकल ने अपना लॉ तैयार कर दिया जिसका नाम था कूलम्स लॉ, ठीक है। तो बेटा वो क्या बोला कि F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, अगर यहां पर चार्ज Q1 है, यहां पर चार्ज Q2 है, डिस्टेंस R है, तो बोला कि भाई जो फोर्स लगेगा वो Q1 इंटू Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², ठीक है सर। इन दोनों को कंबाइन किया तो फोर्स प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r² आया, है ना। तो भैया अब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं, F इक्वल टू K Q1 Q2/r², Q1 Q2/r², Q1 Q2/r², कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा तो सर अब मैंने बोला कि सर ये जो K है, ये जो K है सर, इस K को हम बहुत प्यार से बोल देते हैं सर, कौन सा कांस्टेंट, कूलम्बिक कांस्टेंट, ठीक है सर। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, है ना। इस K की वैल्यू कितनी होती है, लीड कौन ले गया? हाँ जी लीड क्या क्या, अच्छा घर में बात कर रहे हैं लोग, वाह बहुत सुंदर, बेचे बेचे मौज कर दी, ठीक है।
चलो देखो, मैंने बोला कि सर कूलम्बिक कांस्टेंट क्या होता है, कूलम्बिक कांस्टेंट होता है के, है ना, इसकी वैल्यू कितनी है सर, 9 इंटू 10 की पावर 9 इसकी वो है, ठीक है सर, समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है सर। मैंने कहा सर अब एक बात समझ लीजिए, एक बात समझ लीजिए कि सर अगर मैं के को थोड़ा सा और एक्सपैंड करता हूं तो उसको मैं लिखता हूं 1 अपॉन खाट एप्सिलॉन नॉट, क्या लिखता हूं सर, 1 अपॉन में खाट एप्सिलॉन नॉट। अब खाट क्या है सर, बेटे ये 4 पाई है ना, 4 पाई है ना, 4 पाई क्या होती है बेटा, खाट ही तो होती है 4 पाई, है ना, तो 1 अपॉन में खाट एप्सिलॉन नॉट, तो 1 अपॉन में खाट एप्सिलॉन नॉट क्या है बेटा, के को थोड़ा सा और एक्सपैंड करके लिखा तो ये आया, है ना सर। सर ये क्या है, ये क्या है ये, ठीक है बेटा, ये एक सिंबल होता है बेटा, ग्रीक सिंबल है, इसका नाम होता है एप्सिलॉन, एप्सिलॉन, ठीक है बेटा, क्या होता है एप्सिलॉन, इस सिंबल का नाम होता है एप्सिलॉन, है ना। वैसे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहां पर क्या है सर, इसका मतलब है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, क्या होता है सर, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है ना, यानी कि फ्री स्पेस की कितनी परमिटिविटी है, फ्री स्पेस की कितनी परमिटिविटी है ना। फ्री स्पेस क्या होता है बेटा, वैक्यूम, फ्री स्पेस क्या होता है, वैक्यूम होता है, वैक्यूम की परमिटिविटी। सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि सर जो वैक्यूम है, एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या है, एप्सिलॉन नॉट का मतलब है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसका मतलब क्या होता है सर, सर हमारे को एक चीज पता है कि चार्जेस के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, ये आगे आएगा, है ना, लेकिन मुझे पता है सर कि चार्जेस के आसपास माहौल में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रेजेंट होती है, मतलब ठीक है सर, बिल्कुल प्रेजेंट होती है ना। तो सर यहां पर वही बोल रहा है, यहां पर वही बोल रहा है कि सर अगर मान लीजिए मेरे पास वैक्यूम है, वैक्यूम बोलता है कि भाई मैं ना 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अपने अंदर से पास होने दे सकता हूं, है ना, तो वो क्या है बेटा, वो क्या है, 10 क्या है बेटा, वैक्यूम की परमिटिविटी, वैक्यूम की परमिटिविटी। फिर मैं बोलता हूं बेटा पानी आ गया, पानी ने बोला कि भाई 10 को तो परमिट नहीं होने दे सकता, लेकिन हाँ मैं 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को जरूर परमिट होने दे सकता हूं अपने में से, है ना, तो क्या हो जाएगा बेटा, 8 इज द परमिटिविटी ऑफ वाटर, है ना। अब भाई तीसरा आया बर्नॉल, बर्नॉल क्या होता है भैया, जो हम जले हुए पे लगाते हैं, ठीक है बेटा, जैसे कभी कभी बेटा हमारे से लोग जल जाते हैं, ठीक है ना, वेदर इट इज दोस्त यार रिश्तेदार कोई भी हो सकते हैं बेटा, हमारे से जब जल जाते हैं तो हम उनको गिफ्ट करते हैं बर्नॉल, जले पे लगाते हैं बर्नॉल, ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारे अच्छे नंबर आ गए तो कल को तुम्हारे से बहुत लोग जलेंगे तो तुम उनको गिफ्ट करना बर्नॉल, ठीक है बेटा, बर्नॉल जले पे लगाया जाता है, ठीक है। तो मुद्दा ये है बेटा कि बर्नॉल ने बोला कि भैया मैं ना सिर्फ 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को परमिट कर सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं परमिट कर सकता, है ना, तो बर्नॉल की परमिटिविटी कितनी हो गई, 5, ठीक है ना सर। तो ऐसे हमने एप्सिलॉन नॉट क्या बोला, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो इसका डेफिनेशन क्या है, डिग्री अप टू विच वैक्यूम अलाउ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टू पास थ्रू इटसेल्फ। अच्छा, अब सब बच्चे सर्च करेंगे कि इस 4 पाई का मतलब क्या है ना, ये होमवर्क है, ठीक है, जैसे k इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है ना, तो सब बच्चे सर्च करके लेकर आएंगे कि इस 4 पाई का मतलब क्या है ना, यहाँ पर 4 पाई क्या क्या दिखा रहा है, क्या दर्शा क्या रहा है 4 पाई, समझ में आ रहा है बेटा, है ना। तो मुझे लगता है बेटा, है ना, एग्जैक्टली ये मैंने तुम लोगों को बता दिया था, मैंने तुम लोगों को बता दिया था, ठीक है ना। तो भाई परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्लियर है सब लोगों को, क्लियर है सर, यहां तक की बात सही सही है, क्लियर है भाई, नहीं 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 नहीं, 4 पाई का मतलब 88/7 नहीं है यार, वो तो ऑब्वियस सी बात है कि वही होगी, है ना, लेकिन 4 पाई का एक्चुअल मतलब क्या है, जैसे एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है, तो 4 पाई का क्या सिग्निफिकेंस है यहाँ पर, ठीक है बेटा। तो सब बच्चे मेरे को बताएंगे एक बारी कि समझ में आया, सब बच्चे बताएंगे समझ आया, बोलिए। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है, दोबारा
मैंने बोला एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या होता है? एप्सिलॉन का नॉट का मतलब है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है ना। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब होता है कि जितनी फ्री स्पेस की परमिटिविटी बोलिए ना, परमिटिविटी का मतलब क्या है? जो परमिट करने देता है। परमिटिविटी वर्ड से मुझे पता चल रहा है कि कुछ चीज परमिट करने दे रही है, ठीक है। अच्छा, फ्री स्पेस का मतलब कि फ्री स्पेस कितना परमिट करने दे रहा है? किसको? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। किसको? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, है ना। तो बेटा कोई भी मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कितना परमिट करने देता है, वो उसकी परमिटिविटी होती है। जैसे कि फ्री स्पेस, मैंने बोला कि फ्री स्पेस मान लो बोल रहा है 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाने दूंगा अपने में से, तो फ्री स्पेस की परमिटिविटी कितनी हो गई? 10, ठीक है। पानी ने बोला 8, तो पानी की परमिटिविटी 8 हो गई, है ना। फिर हमने बोला बर्नॉल की कितनी? 5, है ना, तो बर्नॉल की परमिटिविटी कितनी हो गई? 5, ठीक है ना बेटा। तो यहां तक की बात मेरे हिसाब से सब लोगों को क्लियर हो चुकी होगी, है ना। और सर एप्सिलॉन नॉट की एक परफेक्ट वैल्यू होती है, कितनी होती है सर? ये होती है सर 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है सर। इसकी वैल्यू क्या होती है सर? 8.85 इंटू 10 की पावर -12, है ना, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है सर। कोई दिक्कत? सबको समझ में आ गया होगा यहां तक, है ना। सब लोगों को मेरे हिसाब से क्लियर हो रहा होगा, है ना। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं सर ये तो बात हुई हमारे कूलम्स लॉ की। कूलम्स लॉ ने क्या कहा क्या नहीं कहा मेरे को एकदम बढ़िया समझ में आया, है ना। अब कूलम्स लॉ के बाद आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है सर। हाँ, विच मीडियम, विच, ये बेटा ये वैक्यूम की है। एप्सिलॉन नॉट लगा हुआ ना, जहां पर नॉट लगा यानी कि मैं वैक्यूम की बात कर रहा हूँ, ये वैक्यूम की परमिटिविटी है, ठीक है सर। सर अब इसके बाद जो आता है मेरा, इसके बाद आता है ना बेटा, जो बोलोगे भैया हमने लिखा नहीं, तो बेटा वीडियो है ना, तो थोड़ा सा पीछे करो और देख लेना। चलिए, मैंने बोला कि सर इसके बाद हमारा एक आता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या आता है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये बहुत अच्छा टॉपिक है ना, ये बहुत अच्छा टॉपिक। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के 2 पॉइंट्स होते हैं, 2 पॉइंट्स में समेट देंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो अब भाई प्रिंसिपल ऑफ, फॉर एग्जांपल किसी कोई भी बच्चा ले लेते हैं यहां से, है ना। फॉर एग्जांपल मैं देख रहा हूं यहाँ पर काफी सारे बच्चे, ठीक है। ओके, किसका नाम लिया जाए बेटा? कौन वो बनने आएगा बेटा? वॉलंटियर कौन बनने आएगा, है ना बेटा? हाथ खड़े करो कि हाँ भाई मैं वॉलंटियर बनने आऊंगा, है ना। वॉलंटियर कौन बनेगा? बहुत बढ़िया बेटा, तुम अभी बोल रहे हो वॉलंटियर, लेकिन जैसे ही मैं एग्जांपल दूंगा ना, तो तुम लोग बोलोगे कि हमें क्यों बनाया वॉलंटियर, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो भाई अकबर भाई है, अकबर भाई कह रहा है कि मुझे वॉलंटियर बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, हम अकबर भाई को वॉलंटियर बनाएंगे, ठीक है। तो भाई एक समय की बात है बेटा, है ना, एक समय की बात है। हाँ बेटा, ये पानी है, ऑब्वियस सी बात है, पानी, प्यास लगती है तो पानी पीते हैं, है ना, पानी, ठीक है। मुझे भी नहीं पता कि आज ये कांच का गिलास कहां से निकल के आया घर में, मतलब भाई हमें जग पकड़ा दिया जाता है कि एक काम करो, मुंह खोलो और जग से पी लो। ये तो क्लास में थोड़ी सी पता है ना घर वालों को कि यूट्यूब पे जाएगी, तो देख रहे हो कांच का गिलास निकल कर आ गया है। मतलब इज्जत मेरे को नहीं कि भाई यूट्यूब पे जाएगी तो घर की भी कोई इमेज होती है, तो वो बात है ये, समझ रहे हो तुम, ठीक है। वरना ऐसे कांच की गिलास में तो हमारे कोई मेहमान भी नहीं देता पानी, मतलब हम किसी मेहमान के अगर जाते हैं ना तो वो भी नहीं देता हमारे को कांच की गिलास में पानी, ठीक है। चलो, तो भाई मैं बताता हूं, अकबर भाई ने बोला मैं वॉलंटियर ही करूंगा, ठीक है। हाँ हाँ, तो भाई अकबर भाई फॉर एग्जांपल, है ना, एक समय की बात है बेटा, सुबह सुबह अकबर भाई लोटा लेके अपने घर से निकले, ठीक है बेटा, ठीक है। इसीलिए बोल रहा था बेटा वॉलंटियर मत करो, ठीक है, नहीं हमें तो करनी है, करो, ठीक है। एक बार बेटा अकबर भाई कहां पर निकले बेटा? ये अकबर भाई है क्यों नॉट,
सुअ निकले लोटा लेके, सुअ कैसे निकले बेटा, लोटा लेके, है ना। झरझर चरखा चले अकबर भाई लोटा लेके करने चले। ठीक है बेटा, क्या करने चले वो हम सबको पता है। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। अब हुआ क्या, हुआ क्या, 3 दिन पहले अकबर भाई ने, है ना, यहां पर ये आर्यन दिख रहा है बेटा, आर्यन दिख रहा है तुम लोगों को, है ना। आर्यन भाई की उनको छेड़ दिया, ठीक है ना, आर्यन भाई की उनको छेड़ दिया था। ठीक है बेटा, तो अकबर भाई क्या हुआ बेटा, अकबर भाई सो लोटा लेके निकले, है ना। आर्यन ने सोचा आज अकबर भाई की फील्डिंग सेट करो। फील्डिंग क्या होती है बेटा, मैं बताता हूं कि जब तुम्हारे को पेलने के लिए बंदे में बुला लिए जाते हैं, तुम इस बात से बिल्कुल अनजान होते हो, है ना, तो भाई उसको बोलते हैं फील्डिंग। ठीक है बेटा, तो भाई अकबर भाई की फील्डिंग सेट हो चुकी है क्योंकि अकबर भाई ने 3 दिन पहले आर्यन भैया की उनको छेड़ दिया था। ठीक है बेटा, तो भैया यहां पर अब भाई आर्यन भाई ने बंदे बुला लिए खूब सारे, ठीक है ना। यहां पर बहुत सारे बंदे, एक बंदा Q1, एक बंदा Q2, एक बंदा Q3, एक बंदा Q4, है ना, एक बंदा यहाँ पर Q1, n नंबर ऑफ बंदे बुला लिए भाई साहब, n नंबर ऑफ बंदे पेलने के लिए। ठीक है ना, कितने बंदे बुला लिए, n नंबर ऑफ बंदे बुला लिए पेलने के लिए। अच्छा सर अब एक बात बताइए, जो फर्स्ट वाला है ये भी कुछ अकबर भाई पे फोर्स लगाएगा, सेकंड वाला भी कुछ अकबर भाई पे फोर्स लगाएगा, थर्ड वाला भी कुछ अकबर भाई पे फोर्स लगाएगा, फोर्थ वाला भी अकबर भाई पे कुछ फोर्स लगाएगा, फिफ्थ वाला भी अकबर भाई पे कुछ फोर्स लगाएगा। ठीक है ना। अब भाई डिस्टेंस देख लेते हैं, ये वाला डिस्टेंस R1 है, ये वाला डिस्टेंस R2 है, ये वाला डिस्टेंस R3 है, ये वाला डिस्टेंस R4 है, ये वाला डिस्टेंस Rn है ना। तो भाई अकबर भाई पे बहुत सारे फोर्स लगे बेटा उस दिन बेटा अकबर भाई पे बहुत फोर्स लगे बेटा, बहुत ज्यादा फोर्स लगे, एक इधर से एक इधर से एक इधर से। मैं ऊपर खड़ा खड़ा देख रहा था, और छेड़ो भाई आया स्वाद। ठीक है बेटा, हम ऊपर खड़े खड़े देख रहे थे, ठीक है, मैं ऊपर खड़ा खड़ा देख रहा था। अकबर भाई ने एकदम से मुझे देखा, है ना, उसने मुझसे गुहार लगाई कि भैया इतना पिट रहा हूं भैया, एटलीस्ट बता तो दो भैया कितना फोर्स लग रहा है, भैया कितना फोर्स लग रहा है ये तो बता दो भैया। ठीक है, तो बेटा हम क्या कोशिश करेंगे, हम कोशिश करेंगे अकबर भाई पे नेट फोर्स निकालने की, है ना। मैं देख रहा हूं अकबर भाई को पिटते हुए, अकबर भाई पिट रहा है ना, लेकिन अकबर भाई पे नेट फोर्स कितना हमें नहीं पता, है ना। तो बेटा मैंने बोला अकबर भाई एक बात सुन, फर्स्ट वाला तेरे पे कोई फोर्स लगा रहा है, भैया बिल्कुल लगा रहा है, बिल्कुल लगा रहा है, बिल्कुल रहम नहीं खा रहा है, बिल्कुल लगाया जा रहा है। ठीक है, मगर सेकंड वाला भी कुछ फोर्स लगा रहा है, भैया बिल्कुल लगा रहा है, मेरे दिल से पूछो यो हो रही है। ठीक है, आजकल इंस्टाग्राम पर वीडियो वायरल नहीं हुई, मेरे दिल से पूछ यो हो रही है। ठीक है, मगर सेकंड वाला भी फोर्स लगा रहा हूँ भैया, बिना एडिट करे डालोगे ना? नहीं पागल है, एज इट इज जाएगी वीडियो। ठीक है, ठीक है, F2, ठीक है बेटा। F3 कितना फोर्स लगा रहा है बेटा, यहां पर ये F3 फोर्स लगा रहा है, ये F4 फोर्स लगा रहा है बेटा, यू F4, है ना, और ये Fn फोर्स लगा रहा है बेटा, Fn। मैंने कहा भाई बहुत सारे फोर्सेस हो गए, है ना, तो अब जो नेट फोर्स निकल कर आएगा ना, वो क्या होगा, सभी फोर्सेस का वेक्टर सम, सभी फोर्सेस का वेक्टर सम, सभी फोर्सेस का कैसा वाला सम बेटा, वेक्टर सम। क्यों, क्योंकि सर फोर्स हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स हमारी क्या है बेटा, एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो ऑब्वियस सी बात है सर कि उस पर जो नेट फोर्स लगेगा वो सभी फोर्सेस का वेक्टर सम होगा। किस तरीके का सम होगा सर, वेक्टर सम होगा। ठीक है सर, तो फर्स्ट पॉइंट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का क्लियर है सब बच्चों को, मेरे हिसाब से यार क्लियर हो गया होगा, इसमें बचा ही क्या है। ठीक है, ये बेचारा पिट लिया तुम्हारे इस समझाने के चक्कर में। ठीक है, हाँ भाई क्लियर है सब बच्चों को। अकबर भाई समझ आ गया। अकबर भाई से पूछना जरूरी है। बहुत हेवी ड्राइवर है। ठीक है, चलिए, है ना, चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा सर इसमें ना एक पॉइंट और है, वो भी सिंपल सा है, सेकंड पॉइंट है। मैंने कहा सर फॉर एग्जांपल यहां पर हमारा Q0 था, ये हमारा Q1 है और ये हमारा Q2 है, 2 चार्जेस रखते हैं सिस्टम में, ज्यादा नहीं रखते, है ना। मैंने बोला
कि सर जो ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस r1 है, और सर जो ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस r2 है। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। मैं कहा ठीक है सर, समझ आ रहा है मेरे को, बातचीत समझ आ रही है ना। ये डिस्टेंस r2 है, ये डिस्टेंस r1 है ना। तो सर अब मुझे एक बात बताइए कि सर जो q1 इस पर फोर्स लगा रहा होगा, कितना लगा रहा होगा सर? ये लगा रहा होगा k q1 q0 अपॉन में r1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत परेशानी बेटा? बोलो 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 बेटा, कोई दिक्कत परेशानी किसी को? ठीक है, हाँ। तो हाँ, और सर जो ये वाला, जो ये फर्स्ट वाला फोर्स लगा रहा है, F1 वाला फोर्स, ये तो मैंने ऐसे लिख लिया। और जो सेकंड वाला फोर्स लगा रहा है सर, ये लगा रहा है k q0 इंटू q2 अपॉन में r स्क्वायर, r2 का स्क्वायर, है ना। अब एक बात बताइए सर, एक बात बताइएगा, एक बात समझिएगा सर, समझाइएगा हमें बढ़िया तरीके से कि Q1 वाला जो Q0 पे फोर्स लगा रहा है, यानी कि ये, क्या ये कहीं पर भी ये पूरा एक्सप्रेशन कहीं पर भी Q2 पे डिपेंडेंट है? ये जो एक्स्ट्रा चार्ज है सिस्टम के अंदर, दूसरा चार्ज है, ये Q2 पे डिपेंडेंट है? खुद सोचो, मुझे देख के बताओ, मुझे देख के बताओ बेटा। क्या जो फोर्स 1 वाला लगा रहा है Q0 पे, 1 वाला लगा रहा है Q0 पे, ये वाला फोर्स, क्या ये कहीं पर भी Q2 पे डिपेंडेंट है? Q2 पे डिपेंडेंट है बेटा ये कहीं पर भी? सारे बच्चे बताएंगे मेरे को, सारे बच्चे बताएंगे, सारे बच्चे बताएंगे। क्या ये वाला जो फोर्स है K Q1 Q0 बाय, ये मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं कि सर जो फर्स्ट वाला लगा रहा है, सिर्फ फर्स्ट वाला जो लगा रहा है, फर्स्ट वाला कितना लगा रहा है? K Q1 Q0 बाय R1 का स्क्वायर, है ना। K Q1 Q0 बाय R1 का स्क्वायर, है ना। इस एक्सप्रेशन में कहीं पर भी Q2 नहीं है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो F1 वाला फोर्स है, ये Q2 से लेना देना ही नहीं है। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि जो F1 है इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q2, बोल सकता हूं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना बेटा। मैं बोल सकता हूं कि F1 इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q2, है ना। सिमिलरली मुझे ये बताओ कि जो सेकंड वाला फोर्स है, क्या ये Q1 पे डिपेंड कर रहा है? क्या जो सेकंड वाला फोर्स है Q1 पे डिपेंड कर रहा है? फटाफट बताएंगे बेटा, फटाफट बताएंगे, बोलो बोलो बेटा, बोलो। नो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बोलो बेटा, बोलो। सारे बच्चे बताएंगे बेटा, सारे बच्चे बताएंगे, है ना, सारे बताएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। तो मैं लिख सकता हूं कि सर जो F2 है वो इंडिपेंडेंट ऑफ Q1 है ना। तो यार सेकंड, यही है पॉइंट, सेकंड पॉइंट ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कि अगर किसी एक चार्ज पे, ध्यान से कान खोल के मेरी बात सुनना, ये वाला पॉइंट, अगर किसी एक चार्ज पर कोई दूसरा चार्ज फोर्स लगा रहा है तो वो सिस्टम में प्रेजेंट दूसरे चार्ज के इंडिपेंडेंट होगा, है ना। मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर कोई एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स लगा रहा है तो वो फोर्स सिस्टम में प्रेजेंट दूसरे चार्ज के इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है बेटा, दोबारा समझा देता हूं। अगर कोई चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स लगा रहा है तो वो फोर्स सिस्टम में प्रेजेंट दूसरे चार्ज के इंडिपेंडेंट होगा। समझ में आ गया सर? समझ में आ गया सर? ठीक है, हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैंने क्या बोला, इसी को अंग्रेजी में लिख देते हैं। फोर्स प्रेजेंट ऑन फोर्स एक्टिंग ऑन a charge due to some other charge is independent of rest of charges present in the system। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मेरे हिसाब से प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के दोनों पॉइंट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुके हैं, है ना।
एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुके हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के दोनों पॉइंट्स, और बड़े मजे से बेटा समझ में आ गया है ना कि क्या है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, है ना, एकदम बढ़िया तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, एकदम आगे बढ़ते हैं। चलिए सर, अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन खत्म हो चुका है। अब हमारा इस चैप्टर का थोड़ा सा अगला पार्ट आ चुका है, जिसको हम प्यार से बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड्स। क्या बोलते हैं सर? इलेक्ट्रिक फील्ड्स। मतलब ठीक है सर, समझ आ रही है, समझ आ रही है, समझ आ रही है। मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड समझते हैं सर, मैं कहा समझिए सर। मैंने कहा फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ठीक है ना, या ये छोड़ो, ठीक है। चलिए, मैंने कहा कि रीजन अप टू विच इफेक्ट ऑफ चार्ज कैन बी एक्सपीरियंस्ड, ठीक है ना। मैंने क्या कहा? मैंने बोला रीजन अप टू विच इफेक्ट ऑफ चार्ज कैन बी एक्सपीरियंस्ड, ठीक है सर। सर रीजन अप टू विच इफेक्ट ऑफ चार्ज कैन बी एक्सपीरियंस, इसका मतलब क्या है सर? सर इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला मेरे पास एक चार्ज है, जो Q1 है ना। Q1 यहाँ पर कौन सा चार्ज, अब कौन वॉलंटियर बनेगा बेटा, है ना। अब हम वॉलंटियर बनाए थे आनंद भाई को, ठीक है। अब हम वॉलंटियर किसको बनाए थे? आनंद भाई को वॉलंटियर बनाए थे अपनी मर्जी से, ठीक है ना। मैंने बोला भाई ये Q1 कौन है? आनंद भाई। आनंद भाई ने बोला भाई सुन ले, तेरे भाई को पूरे बुराड़ी क्षेत्र में, पूरे बुराड़ी क्षेत्र में कोई हाथ लगा दे, मान जाऊंगा, ठीक है। तो यानी कि ये जो Q1 चार्ज है, जो आनंद भाई है बेटा, है ना, इसका जो फोर्स लगाने का कोई रीजन है ना, एक रीजन है जो आनंद भाई का, जहां तक वो फोर्स लगा सकता है ना। तो वो क्या है? बुराड़ी क्षेत्र, है ना बेटा, बुराड़ी रीजन, ठीक है। तो बुराड़ी रीजन क्या है? आनंद भाई की इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है सर। आनंद भाई की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? बुराड़ी रीजन, ठीक है बेटा। फिर हमारा कौन आया बेटा? ठीक है, फिर हमारी दीदी आई आस्था दीदी, ठीक है बेटा। आस्था दीदी ने बोला बस बुराड़ी, बस आस्था दीदी को यहां पर लिख दिया Q2, ये आस्था दीदी हमारी, ठीक है। हाँ ठीक है, आस्था दीदी ने बोला बस बुराड़ी, तेरी बहन को पूरे दिल्ली क्षेत्र में, पूरे दिल्ली स्टेट में कोई हाथ लगा, कोई बोल जाए, ऐसी की तैसी हो जाएगी खड़े खड़े, ठीक है बेटा। तो बेटा जो आस्था दीदी है बेटा, है ना, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन क्या है? दिल्ली, है ना बेटा। तो और मुझे पता भी चल रहा है कि आनंद भाई का जो इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है वो सिर्फ बुराड़ी है, वो सिर्फ बुराड़ी रीजन है। आस्था दीदी का जो रीजन है बेटा, वो क्या है बेटा? पूरा दिल्ली रीजन। वो क्या? पूरा दिल्ली रीजन। तो ऑब्वियस सी बात है, मैग्नीट्यूड किस चार्ज का ज्यादा होगा? Q2 चार्ज का। मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा होगा बेटा? Q2 चार्ज का ज्यादा होगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन बड़ा है। सिंपल सी बात है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि सर जो Q2 है वो बड़ा होगा, सिंपल है यार, है ना। चलिए यहां तक की बात समझ में आई सब बच्चों को? यहां तक की बात समझ में आई? इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आया? इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आया? ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है सर। अब इसके बाद ठीक है सर, इसके बाद मैंने क्या बोला? कि सर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दी हो। मैंने कहा बिल्कुल होती है सर। सर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल मेरे पास एक चार्ज है Q, है ना, मुझे पता लगाना है कि इस पॉइंट पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। एक P पॉइंट ले लिया, मैंने बोल दिया P पॉइंट पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है सर, R डिस्टेंस पर। मेरे को पता लग जाएगी, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, आराम से पता लगा सकता हूं, है ना।
मैं कहा कितनी होगी सर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे, बोलता कि भाई देखो बात समझो कि पी पॉइंट पे जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना वो होगी, सबसे पहले आपको पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। मैं कहा जी हाँ। तो कह रहा सर यहां पर लाके एक टेस्ट चार्ज रख दो, यहां पर लाके एक टेस्ट चार्ज रख दो। मैं कहा अब ये क्या नहीं बसोड़ी है, ये क्या है ये टेस्ट चार्ज? कह रहा भाई टेस्ट चार्ज क्या होता है, क्यू नॉट होता है टेस्ट चार्ज, ठीक है जी। क्या होता है? क्यू नॉट होता है टेस्ट चार्ज, ठीक है जी। अच्छा, पहली चीज ये हमेशा पॉजिटिव होता है, इसका नेचर हमेशा पॉजिटिव होता है। दूसरी चीज, इसका खुद का मैग्नीट्यूड क्या होता है? नेग्लिजिबल होता है। किसका खुद का मैग्नीट्यूड कितना होता है? नेग्लिजिबल होता है ना। ये चार्ज सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है, इसका खुद का कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता सोर्स चार्ज के मुकाबले, ठीक है बेटा। सोर्स चार्ज के मुकाबले इसका खुद का कोई भी मैग्नीट्यूड नहीं होता, ठीक है ना, बहुत छोटा मैग्नीट्यूड होता है इसका, ठीक है। और नेचर हमेशा इसका कैसा होता है? पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे पी पॉइंट पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो मैंने बोला भाई एक काम कर, यहां पर टेस्ट चार्ज लाके रख, है ना। अब ये वाला चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन क्या बताया था मैंने, कि जिस डिस्टेंस तक, जिस रीजन में वो फोर्स लगा सकता है ना, जिस रीजन में इस क्यू चार्ज का इफेक्ट एक्सपीरियंस किया जा सकता है, यही तो हमारा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता है क्या है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है कि इस पी पॉइंट पर ये वाला चार्ज कितना फोर्स लगा पा रहा है, समझ आ रहा है? इस पी पॉइंट पे यानी कि इस टेस्ट चार्ज पर ये वाला चार्ज, ये जो चार्ज है कितना फोर्स लगा पा रहा है, यानी कि फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज इज इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ रहा है? फोर्स एक्टिंग ऑन दिस टेस्ट चार्ज इज इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। फोर्स एक्टिंग ऑन दिस टेस्ट चार्ज इज इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई सर? इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई एफ। एफ क्या है सर? के क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर हो जाएगा। भाई इसका फोर्स कितना हो जाएगा? के क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर, और क्यू नॉट यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट है, क्यू नॉट से क्यू नॉट खत्म, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई? के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो फॉर्मूले, एक ये वाला और एक ये वाला। किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। मैंने बोला कि अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब होता है कि किसी भी पॉइंट पर अगर मैं टेस्ट चार्ज रख दूं, है ना, तो जो हमारा मेन चार्ज है वो उस टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स लगा रहा है। समझ में आ रही है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ दिस चार्ज का मतलब है कि सर अगर मैं इसके समक्ष, इसके सामने, है ना, कोई भी चार्ज रख देता हूं, कोई एक टेस्ट चार्ज रख देता हूं आर डिस्टेंस पर, तो ये चार्ज उस टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स लगा पा रहा है, उसी को बोलेंगे इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज इज इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो सर फोर्स कितना लगा रहा है? के क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर, है ना। क्यू नॉट ऑलरेडी, क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, एक फॉर्मूला ये आ गया। जिंदगी रंगीन है, जिंदगी रंगीन है क्या? बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बेटा? मैं वही तो बोल रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। सिर्फ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड वो रीजन है जहां तक मेरा इफेक्ट देखा जा सकता है ना। फॉर एग्जाम्पल ये चार्ज था क्यू, है ना, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन यही है, ये। तो पता है क्या, ये जो चार्ज है ना, सिर्फ, और एक चार्ज यहां पर रखा है Q1, ये चार्ज एक यहां रखा है Q2, एक यहां पर रखा है Q3, तो पता है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में सिर्फ Q1 चार्ज है। तो मैं बोलूंगा कि सिर्फ और सिर्फ ये वाला चार्ज ना इस पर ही फोर्स लगा पाएगा, इस पर और इस पर फोर्स नहीं लगा पाएगा, क्योंकि ये दोनों चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में नहीं है ना। तो जहां तक कोई भी चार्ज फोर्स लगा पाता है बेटा, है ना, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन, ठीक है, समझ में आया। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है कि कितना फोर्स लगा रहा है ना, कहां तक फोर्स लगा रहा है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, और कितना लगा रहा है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, समझ में आ गया सबको? ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी समझ में आई, है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल आ जाता है अब अगला टॉपिक। क्या जाता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल आ जाता है, ठीक है। चलिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल,
ठीक है सर। इलेक्ट्रिक डाइपोल बहुत ही सिंपल चीज है सर, बहुत ही सिंपल चीज है इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है सर। और मोस्ट ये हमारा लास्ट सेशन है, ठीक है ना, इस सेशन में हमारा खत्म हो जाएगा ये। ठीक है, 3 सेशन हमारे लगे 40 मिनट के। ठीक है, तो अगर मैं वीडियो भी अपलोड करूंगा तो मोस्ट प्रोबेबली ये वीडियो जाएगी कुछ 1 घंटा और 40 से 50 मिनट की। ठीक है ना, तो सही है यार, अगर यार 1.5-2 घंटे में 1.5-2 घंटा लगा के अगर एक चैप्टर पूरा बारीकी से खत्म हो रहा है, तुम लोग देख रहे हो। इवन पता है यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं, उनको भी समझ में आ रहा होगा कि हाँ यार चीजें समझ में आ रही है, उनको लग ही नहीं रहा होगा कि वन शॉट चल रहा है। ठीक है ना, तो मैं इतनी डिटेल में समझा रहा हूँ सारी चीजें। ठीक है ना, तो बस वही वाली बात है। ठीक है, तो सर मुद्दा क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल समझते हैं सर, इलेक्ट्रिक डाइपोल समझते हैं। मैंने कहा कि सर इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक स्पेशल चार्ज कॉन्फ़िगरेशन को बोला गया है, स्पेशल चार्ज कॉन्फ़िगरेशन को बोला गया है। ठीक है, स्पेशल चार्ज कॉन्फ़िगरेशन को इलेक्ट्रिक डाइपोल बोला गया। सर वो स्पेशल चार्ज कॉन्फ़िगरेशन कैसी दिखती है, कैसी दिखती है? मैंने कहा कि सर बात समझिए कि सर अगर मान लीजिए मेरे पास एक चार्ज है Q1, है ना, मेरे पास एक दूसरा चार्ज है Q2, ठीक है सर, है ना, और सर एक चार्ज अगर मैं यहां पर प्लस Q का रख रहा हूं तो दूसरा चार्ज कैसा रखूंगा, माइनस Q का, और इन दोनों चार्जेस में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत डिस्टेंस छोड़ूंगा, जिसको मैं बोल देता हूं 2a, जिसको मैं क्या बोल देता हूं 2a। यानी कि अगर मेरे 2 चार्जेस, अगर मेरे कैसे हो 2 चार्जेस, है ना, ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट opposite nature are separated by some distance। ठीक है बेटा, तब उस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन को इलेक्ट्रिक डाइपोल बोल दिया, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोल दिया। ठीक है ना सर, मतलब कि जब भी हमारे 2 चार्जेस हो, चार्जेस कितने होने चाहिए सर, 2 होने चाहिए इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाने के लिए। ठीक है सर, उन 2 चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। ठीक है सर, नेचर अपोजिट होना चाहिए, यानी कि अगर एक प्लस का ले रहे हो तो दूसरा माइनस का। ठीक है सर, और उन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत दूरियां होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बेटा, थोड़ी बहुत दूरियां होनी चाहिए, उन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है सर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं, है ना। जैसे एक प्लस Q है तो दूसरा माइनस Q, और बीच में डिस्टेंस है देखो 2a, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मैंने बोला कि मेरे पास एक चार्ज है -4Q और यहां पर चार्ज रखा है 4Q, है ना, और डिस्टेंस है लेट से L, तो क्या ये डाइपोल है? बिल्कुल है ना। चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है 4Q, ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव है, और दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, लेंथ L, है ना। तो दैट मींस कि ये भी हमारा क्या है बेटा, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। समझ में आ रहा है बेटा? हाँ, केमिस्ट्री में भी होगा बेटा, ये केमिस्ट्री में होगा। एक्चुअल में क्या, मेरा केमिस्ट्री दूर दूर तक लेना देना ही नहीं है ना। मेरे तो यूं है कि भैया जिस गली जाना नहीं पढ़ना की। ठीक है बेटा, तो मैंने कभी से केमिस्ट्री पढ़ी नहीं। ठीक है, जब मैं एक दिन का था, मेरे खानदान में किसी ने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी यार। ठीक है, समझ रहे हो तुम लोग? ठीक है, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे जीन्स में नहीं है केमिस्ट्री, हमें पसंद ही नहीं है। ठीक है, मतलब किसी को पसंद नहीं है हमारे पूरे खानदान में केमिस्ट्री। ठीक है ना, बेकार चीज है यार ये, केमिस्ट्री बेकार सब्जेक्ट लगता है मुझे। ठीक है, और कोई भी है क्या जिसको बेकार लगता है केमिस्ट्री सब्जेक्ट? भाई कुछ है ही नहीं यार, जब भी देखो एक्सेप्शन, मतलब एक्सेप्शन याद कर लो, पेपर में नंबर आ जाएंगे। बिल्कुल आते हैं भाई, मैंने भी एक्सेप्शन याद कर रहे थे, मैं भी एक्सेप्शन पढ़ के गया था, मेरे 94 आए थे बोर्ड्स में। ठीक है, आए थे भाई 94 थे बोर्ड्स में। ठीक है मतलब मेरा ये इतनी बुरी हालत थी केमिस्ट्री के पेपर में, इतनी बुरी हालत, तुम लोग समझ सकते हो कि ना, मुझसे ना पीछे वाला पूछ रहा था कि अब पीछे वाला था पढ़ने वाला। ठीक है, एक रिएक्शन आ गई ऑर्गेनिक की। ठीक है, अब मैंने वो रिएक्शन रटी थी। ठीक है, मुझे पता है कि ये रिएक्शन सही है, लेकिन क्यों नहीं पता। ठीक है, वो मुझे बोल रहा यार ये Cl हट जाएगा यहां से, तो Br जुड़ जाना चाहिए ना इस ब्रांच पर, क्योंकि ये कुछ पता नहीं क्या कह रहा था, क्योंकि ये कुछ वैसा बन जाएगा, अकेले को क्या बोलते हैं, एल्काइल हैलाइड बन जाएगा, है ना, और ये फ्री रेडिकल की तरह एक्ट करेगा। मैं कहा चुप हो जा भाई डिप्रेशन क्यों दे रहा है? मैं कहा आंसर यही है पक्का। ठीक है, मैं कहा 100% श्योर हूं आंसर यही है, मैं रट के आया, लेकिन क्यों नहीं पता। तो उसने बेटा चलाई अपनी, नहीं लिखा उसने।
कट गए नंबर, 92 आए थे, उससे 94 आए थे मेरे। ठीक है, 2 नंबर यही कटे थे, बाकी पूरा पेपर टिपाया था मैंने उसको। ठीक है, मैंने टिपाया क्या, अच्छा था पढ़ने। ठीक है, देख रहे हो। मैं कहा यार मैंने रटा यार, ऐसे कैसे हो सकता है गलत। ठीक है, मतलब यार बहुत ही बुरी लगती है केमिस्ट्री यार, बहुत ही बुरी। मतलब एक होता ना, मुझे तो शराब जैसी लगती है केमिस्ट्री। ठीक है, चल चल आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा देखो, मैंने क्या बोला कि सर एक चीज आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा, अब एक बहुत प्यारी चीज आती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। सर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या है? मैंने कहा सर अगर मान लीजिए ये आपका प्लस क्यू चार्ज है, ये आपका माइनस क्यू चार्ज है ना, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस दे रखा है, ये दे रखा है 2 × 2a। ठीक है सर, अच्छा तो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल को बोलते हैं इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज and the separation between them, and the separation between them। ठीक है सर, समझ में आ रहा है ना। यानी कि अगर मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को डिफाइन करना चाहूं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है बेटा, पी है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, पी है ना, पी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ठीक है सर, अच्छा सर ये जो होता है, ये जो होता है, ठीक है सर, ये होता है Q × 2a। किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो Q, इनटू में दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है 2a, है ना। तो सर जो Q × 2a होता है ना, वो हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है सर, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अब एक चीज और समझिए, एक चीज और समझिए, क्या है सर वो चीज, भाई वो चीज ये है, वो चीज ये है कि सर ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये तो इसका क्या हो गया सर, ये तो इसके मैग्नीट्यूड वाली वैल्यू हो गई। सर इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन है सर नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसकी डायरेक्शन कैसी होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है सर, इसकी डायरेक्शन कैसे होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर से रिप्रेजेंट होता है, Q × 2a फॉर्मूला होता है। ठीक है ना सर, Q क्या है, किसी भी डाइपोल पर किसी भी एक चीज का चार्ज, और 2a क्या है सर, दोनों के बीच का डिस्टेंस। ठीक है सर, है ना। और नेगेटिव टू पॉजिटिव क्या होती है सर इसकी, ठीक है, बहुत सही। ठीक है सर, यहां तक की बात मुझे समझ में आ गई है सर, एकदम बढ़िया तरीके से। ठीक है सर, चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसी में। ठीक है, अब हम आ जाते हैं बेटा, अब हम आ जाते हैं, भैया बैटरी लो हो रही है आपकी चार्जर कैमरे की। ओ माय गॉड, बैटरी इज गिविंग इंडिकेटर, है ना, बैटरी इज गिविंग इंडिकेटर कि भैया लो हो रही है, चेंज कर लो। ठीक है, लेकिन जब बंद हो जाएगी तब करेंगे। ठीक है, एक टॉपिक और समझाता हूं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। एक टॉपिक क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मतलब क्या होता है सर, सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल हमारा एक पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है बेटा, वो किस तरीके की दिखती है, वो कुछ इस प्रकार दिखती है। ठीक है सर, ऐसे, ठीक है ना, यानी कि बाहर की तरफ जाती है। कैसे जाती है, ये सोर्स है, सोर्स टू इंफिनिटी जाती है ना। पॉजिटिव की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है कैसे जाती है बेटा, सोर्स टू इंफिनिटी, है ना। और जो नेगेटिव चार्ज है बेटा, नेगेटिव चार्ज है, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो कैसे आती है बेटा, इंफिनिटी टू सोर्स। कैसे आती है बेटा, इंफिनिटी टू सोर्स। इंफिनिटी से कहां आती है बेटा, सोर्स। ठीक है ना, ये क्या करता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को एमिट करता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या करता है बेटा, एब्जॉर्ब करता है ना बेटा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को एमिट करता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को एब्जॉर्ब करता है ना बेटा। तो ये चीज होती है किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का लूचा। ठीक है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज भी है बेटा, है ना, जिसमें से पहली प्रॉपर्टी बड़ी सिंपल है कि पॉजिटिव टू नेगेटिव जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की पहली प्रॉपर्टी क्या है, ट्रेवल कहां से कहां करती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाती है।
सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है ना, किसी भी पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट खींच दूं बेटा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे देगा। जैसे हम लोगों ने 10th क्लास में किया था ना बेटा, याद होगा तुम लोगों को 10th क्लास में एक बार किया था कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, है ना। ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे तो हमारे को क्या दे देगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा, है ना बेटा। क्या क्या हो गया बेटा, क्या दे देगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा। समझना बात को, है ना। तीसरा पॉइंट क्या होता है सर इसमें, तीसरा पॉइंट होता है फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन ये है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन ये है, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन ये है, ठीक है। तो तुम लोगों को साफ साफ दिख रहा है कि सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और सबसे वीक इलेक्ट्रिक फील्ड ये है ना। यानी कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा पास पास होती है बेटा, है ना, बहुत ज्यादा पास पास होती है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर होती है बेटा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम होता है। समझ में आया ना, है ना। और एक पॉइंट इसमें और इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना, कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, है ना। क्यों, क्योंकि सर अगर मान लीजिए इंटरसेक्ट कर गए तो इंटरसेक्शन वाले पॉइंट पर दो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएंगी, एक इस तरफ और एक इस तरफ, दो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएंगी। एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल नहीं है, ठीक है बेटा, है ना। तो यहां तक की बात तुम लोगों को समझ में आ गई बेटा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी खत्म हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल भी खत्म हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी खत्म हो गया, है ना। तो जस्ट कुछ नहीं है, बस अब हमारा एक टॉपिक और बचता है इसमें, इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल और एक्सियल एक्सिस और इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम, ठीक है बेटा। इसको भी हम कम से कम भी 15-20 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो क्या एक्सप्लेन, कौन सा पॉइंट बेटा, प्लीज एक्सप्लेन हैट पॉइंट, इंटरसेप्ट पॉइंट, इंटरसेप्ट, अच्छा इंटरसेक्ट वाला भाई। अगर मान लो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट हो गए, ठीक है, तो देखो मैंने क्या बोला था कि किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बनाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी, है ना। तो देखो इस पॉइंट पे टेंजेंट बना, इंटरसेक्शन पॉइंट पे, इस वाली फील्ड लाइन के लिए डायरेक्शन इस तरफ होगी, इस वाली फील्ड के लिए डायरेक्शन किस तरफ होगी, इस तरफ होगी, और एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई ना बेटा, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है विच इज नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता ना इसी पॉइंट पे खड़ा हो, मेरी डायरेक्शन ये भी है ये भी है, ऐसा नहीं हो सकता ना बेटा, वही चीज है, ठीक है। चलिए, है ना, फटाफट से मैं बैटरी चेंज कर देता हूं, तुम लोग नोट कर लो, बैटरी हैज बीन चेंज्ड, ठीक है। तो चलिए बेटा, है ना, थोड़ा सा और आगे, ये तो सारे ही डेली से हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं देती डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं देती बेटा, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं देती बेटा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इस पॉइंट पर जब मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तब वो देता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ठीक है, चलो चलो थोड़ा सा आगे बढ़े, हम थोड़ा सा आगे बढ़े, चलो। अब सर यहां तक हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर ली, इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात कर ली, बहुत अच्छे से पूरी बातचीत हम लोगों ने आज करी है ना। तो सर अब थोड़ा सा मतलब चैप्टर बचा हुआ है, फटाफट से कंप्लीट कर दें इस चैप्टर को, ठीक है ना। चलिए, मैंने कहा कि सर एक टॉपिक हमारा है सर इसमें कि हमारी, अगर मान लीजिए ये हमारा एक डाइपोल है, एक्सियल एक्सिस एंड इक्वेटोरियल एक्सिस, ठीक है। अगर मैं बात करूं एक डाइपोल की, ठीक है सर, यानी कि यहां पर प्लस क्यू चार्ज और यहां पर रहेगा माइनस क्यू चार्ज, ठीक है सर। और सर ये वाला डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक का ए, ये वाला डिस्टेंस ए, तो सर इसके आसपास की जो लाइन होती है ना, जिस एक्सिस पर ये लाई कर रहा है, ये जो मैं रेड कलर से ड्रॉ कर रहा हूं, इस वाली एक्सिस को बोला जाता है एक्सियल एक्सिस। क्या बोला जाता है बेटा, एक्सियल एक्सिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एक्सियल एक्सिस बोला जाता है, ठीक है सर। सर इसको एक्सियल एक्सिस बोला जाता है। एक्सियल एक्सिस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है,
यानी कि अगर मान लो मैंने यहां पर कोई पी पॉइंट ले लिया और यहां से लेके यहां तक का उसका डिस्टेंस आर है, सेंटर से उसका कौन डिस्टेंस सी आर। टॉपिक पढ़ रहे हैं हम? ये बेटा क्या ये ऊपर टॉपिक आ गए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल एक्सिस पर आ गए। टॉपिक सर कट ऊपर? दिख नहीं रहा है। अच्छा बोर्ड कट रहा है क्या? हाँ सर। कोई बात नहीं, मैं दोबारा लगा देता हूँ, दोबारा लिख देता हूँ, मैंने ध्यान नहीं दिया बोर्ड पर। ठीक है ना, कोई नहीं, ये लो थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, एक्सियल एक्सिस एंड इक्वेटोरियल एक्सिस। ठीक है बेटा। अच्छा मैंने क्या बोला कि सर अगर मान लीजिए आपका ये एक डाइपोल है ना, तो सर इसके आसपास के अगर मैं इसी लाइन को एक्सटेंड करूंगा तो एक एक्सिस बन जाएगी, है ना। तो इस एक्सिस का नाम होता है एक्सियल एक्सिस। क्या होता है बेटा? एक्सियल एक्सिस, है ना। और एक्सियल एक्सिस पर मैंने क्या करा बेटा, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल फिर से बता दूंगा बेटा, विजय बता दूंगा, ठीक है ना। मैंने इस एक्सियल एक्सिस पर कोई एक पॉइंट ले लिया P, क्या कर दिया बेटा, कोई भी पॉइंट ले लिया P, ठीक है सर। हाँ जी, तो सर वो P पॉइंट कितनी दूरी पे था? सेंटर से R डिस्टेंस की दूरी पे था। इस P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना सर, वो कितनी होती है? KP बाय RQ, 2 KP बाय RQ। सर इसमें K क्या है? K की वैल्यू बताई थी ना, 9 इंटू 10 की पावर 9, है ना। और सर P क्या है? P वही सर Q इंटू 2 है, डाइपोल मोमेंट, ठीक है। और 2 KP बाय R क्यूब, R क्या है सर? सेंटर से लेके जिस भी पॉइंट तक आपको निकालना है उसका डिस्टेंस, ठीक है सर। हाँ ठीक है बेटा, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है ना। तो इसको बोलते हैं एक्सियल एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्सियल एक्सिस। एक्सियल एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी होती है। अब आ जाते हैं इक्वेटोरियल एक्सिस पर। सर एक्सियल एक्सिस सिर्फ डाइपोल एक्सटेंड करने पर मिलती है? क्या बेटा? एक्सियल एक्सिस सिर्फ डाइपोल एक्सटेंड करने पर मिलती है? हाँ, डाइपोल की जो एक्सिस होती है ना, सिर्फ उसी को बोलते हैं एक्सियल एक्सिस। ठीक है। अब सर अगर मैं क्या करूं, किसी भी डाइपोल के एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देखूं, ये हमारा डाइपोल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना बेटा, ये हमारे डाइपोल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली एक्सिस होती है ना बेटा, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल एक्सिस, ठीक है सर। जो डाइपोल की एक्सिस है वो कौन सी? एक्सियल। जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल एक्सिस। मैंने बोला इस पर भी एक पॉइंट ले लिया P, जिसका डिस्टेंस यहां से R है ना। तो P पॉइंट पर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है कितना आएगा? यहां पर P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा KP बाय R क्यूब। कितना आएगा सर? KP बाय R क्यूब। एक्सियल एक्सिस पर आता है 2 KP बाय R क्यूब, इक्वेटोरियल एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आता है KP बाय R क्यूब, ठीक है सर। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी खत्म, ठीक है सर, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी खत्म, ठीक है सर। सर अब हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक और जो लास्ट टॉपिक हम चैप्टर का बोलते हैं, ठीक है बेटा, वो आ जाता है ना, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम, ठीक है सर। ये हमारा सर यहाँ पर क्यों इसका डबल है? एक्सियल एक्सिस क्यों इसका डबल है? हाँ बेटा, ये हम लोगों ने डिराइव किया था ना, ये डेरिवेशन एक तरीके की, ठीक है। अभी तुम्हारे हुआ नहीं है, ये तुम्हारे बैच में भी हुआ नहीं है ये, अभी जब होगा तो हम इस चीज को प्रूव करेंगे, ठीक है। ठीक है सर। वो एग्जाम में आता है? हाँ एग्जाम में आता है बेटा, डेरिवेशन पूछते हैं एग्जाम में। हाँ ठीक है, ओके सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए बेटा थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा कि सर थोड़ा सा ध्यान दीजिए एक चीज पर। मैंने कहा कि सर इक्वेटोरियल एक्सिस क्लियर है, एक्सियल एक्सिस क्लियर है, एकदम बढ़िया तरीके से। अब एक चीज आ जाती है सर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या आती है सर? इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाती है। इसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सर? फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा सर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए हमारे को एक चीज समझनी पड़ेगी, एरिया वेक्टर। क्या समझना पड़ेगा सर? एरिया वेक्टर। हमने कहा सर एरिया वेक्टर, एरिया कब से वेक्टर क्वांटिटी होने लग गई? एरिया तो स्केलर क्वांटिटी होती है ना सर, एरिया कब से वेक्टर होने लग गया? मैंने कहा नहीं भाई, एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है ना। तो भाई अगर मैं डिस्कस करूं, एरिया वेक्टर दो तरीकों से डिस्कस किया जाता है बेटा, एक 2D फिगर्स के लिए और एक 3D फिगर्स के लिए, ठीक है। तो अगर मैं ध्यान से डिस्कस करूं इसको, है ना, अगर मैं 2D फिगर्स के लिए डिस्कस करूं, ध्यान से देखना, तो सर 2D फिगर्स के लिए एरिया वेक्टर जो होता है
वो कैसा होता है सर? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक प्लेन शीट है, ये मेरे पास एक शीट है, ठीक है सर, जिसकी लेंथ एल है और ब्रेथ भी है, ठीक है सर। अगर मैंने बोल दिया कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ऑब्वियस सी बात है सर कि इसका जो एरिया वेक्टर होगा, इसके पास कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड भी होगा, और ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ठीक है। अगर मैंने बोल दिया कि जो एरिया वेक्टर है एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके जो एरिया वेक्टर है उसके पास कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड भी होगा, और उसके पास कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी होगी, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। तो एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो बहुत सिंपल है, जितना एक्चुअल में शीट का एरिया है ना, इस शीट का एरिया कितना निकल कर आएगा, इस शीट का एरिया निकल कर आएगा L इंटू बी, तो एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हुआ, L इंटू बी, है ना। और इस एरिया वेक्टर की ध्यान से समझना बेटा, इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, 2D फिगर्स के लिए इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब तुम बोलोगे भैया परपेंडिकुलर टू द सरफेस तो दो होंगी डायरेक्शन, एक तो इस तरफ हो सकती है और एक इस तरफ भी हो सकती है, दोनों ही परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है ना। तो 2D ऑब्जेक्ट्स के अंदर हमारे पास ये छूट होती है ना, कि हम एरिया वेक्टर की डायरेक्शन चाहे तो इस तरफ ले लें, चाहे तो इस तरफ ले लें, हमारे पास ये छूट होती है ना, 2D ऑब्जेक्ट्स के लिए, है ना। और बेटा 3D ऑब्जेक्ट्स के लिए क्या होगा, 3D ऑब्जेक्ट्स के लिए मैंने कहा फॉर एग्जांपल भाई मान ले तेरे पास एक क्यूब है, ठीक है, तेरे पास क्या है, एक क्यूब है, ये क्यूब बना रखा है, ये क्यूब दे रखा है तुम्हें, ये ऐसे करके, ठीक है सर, एक क्यूब दे रखा है जिसकी लेंथ एल है, ब्रेथ भी एल है और हाइट भी एल है, ठीक है। और मैंने बोला कि मुझको ना इस वाले सरफेस का एरिया वेक्टर चाहिए, ठीक है। तो मैंने कहा यार इस वाले सरफेस का एरिया वेक्टर चाहिए, बहुत आसान है, लेंथ एल है, ब्रेथ एल है इसकी, है ना। तो सर एरिया वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो हो जाएगा सर एल स्क्वायर, क्योंकि इस वाले सरफेस का जो एरिया होगा वो एल स्क्वायर होगा, है ना। और सर जो डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन है वो होगी केवल इस तरफ वाली, परपेंडिकुलर होगी बिल्कुल, ठीक है, सरफेस के, लेकिन कैसे होगी, आउटवर्ड, लेकिन कैसी होगी, आउटवर्ड, ठीक है बेटा। भैया इसमें भी तो अंदर की तरफ बन सकता है एरिया वेक्टर, लेकिन बेटा हमारे पास 3D फिगर्स में एक रिस्ट्रिक्शन आ जाती है एरिया वेक्टर डिसाइड करते हो, क्या आ जाती है, एक रिस्ट्रिक्शन आ जाती है कि एरिया वेक्टर तुम सिर्फ क्या ले सकते हो, आउटवर्ड ले सकते हो। एरिया वेक्टर कैसे ले सकते हो, सिर्फ और सिर्फ आउटवर्ड ले सकते हो 3D फिगर्स के अंदर। 2D फिगर के अंदर तुम्हारे ऊपर छूट है, चाहे इस तरफ लो चाहे इस तरफ लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3D फिगर के अंदर तुम हमेशा क्या लोगे, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ एरिया वेक्टर की डायरेक्शन नहीं लोगे, है ना। तो सर एरिया वेक्टर मुझे समझ में आ गया कि एरिया वेक्टर क्या होता है ना। अब दूसरी चीज होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है सर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली टू द गिवन सरफेस, टू द गिवन सरफेस, ठीक है बेटा। ध्यान से समझो, अगर मान लो मेरा एक सरफेस है ना, इससे 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, 1 2 3 4, ठीक है सर। तो इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स कितना होगा, इस सरफेस के फ्लक्स थ्रू फ्लक्स होगा 4, कितना होगा, 4, ठीक है सर। अच्छा अगर मान लीजिए इसके थ्रू बेटा 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही होती, तो इसके थ्रू फ्लक्स कितना होता, 5। मैंने बोला 6 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, तो फ्लक्स कितना होता, 6। 7 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, तो फ्लक्स कितना होता, 7। तो मैं बोलूंगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली टू द गिवन सरफेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कोई फॉर्मूला होता है सर, बिल्कुल होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर। क्या होता है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर, और डॉट प्रोडक्ट में क्या लगता है बेटा, E इंटू ए इंटू कॉस थीटा। और यहां पर जो थीटा लिया जाएगा बेटा वो किस किस के बीच में लिया जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच का। किस किस के बीच का लिया जाएगा बेटा, किस किस के बीच का एंगल लिया जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच का एंगल लिया जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये हमारा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये क्या है बेटा, हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है सर। यहां तक की बात सब लोगों को समझ में आई, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझने में, ठीक है ना, है ना। मतलब यार देखो मैं बिल्कुल उस तरीके से करा रहा हूं कि तुम लोग बिल्कुल पहली बार पढ़ रहे हो, किसी को भी यूं नहीं लग रहा होगा कि यार ये टॉपिक तो आज तक नहीं पढ़ा तो हमारे को समझ में भी नहीं आएगा, है ना। भाई समझ में आ रहा होगा तुम लोगों को,
ठीक है ना। तो भाई मेरी अप्रोच यही है कि जो बच्चा पहली बार भी पढ़ रहा है ना, वन शॉट इस वीडियो को यूं ही देख रहा है कि भाई मेरा पेपर तक का निकल जाए, पेपर तक की अंडरस्टैंडिंग बन जाए, तो बन जाएगी यार, 2-4 न्यूमेरिकल इस पर लगा लोगे तो बन जाएगी अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना। ये मुद्दा है, ठीक है ना। चलो ठीक है, भैया इसकी यूनिट क्या हुई फ्लक्स की? बता रहा हूँ यार, जूस पी लो थोड़ा सा, गला सूख गया यार। ठीक है, ठीक है, चलो बेटा। भैया हाँ बोलो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटीजर होगा ना? इलेक्ट्रिक फ्लक्स जरूरी नहीं है, पॉइंट्स में भी आ सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पर ई क्या है बेटा, ई है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो अभी कैलकुलेट करी थी ना, KQ/R², वो, ठीक है। चलो देखो आगे बढ़ते हैं। सर बात ऐसी है ना यार भाई, ऐसा कुछ नहीं है, गला सूख चुका है और वो हमारे घर पे ना आ जाती है, ठीक है, मेरे पापा उसी कंपनी में, तो हमारे को मिल जाती है, ठीक है ना, लेकिन पैसे फिर भी लेते हैं कंपनी वाले, बहुत बेकार, ठीक है। चलो देखो, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मैंने कहा फ्रेम में है, ठीक है। मैंने कहा गॉस थ्योरम, लास्ट टॉपिक, गॉस थ्योरम। मैंने कहा सर गॉस थ्योरम होता है, ये बताता है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक सरफेस है, पहली बात तो गॉस थ्योरम क्या बताता है, गॉस थ्योरम हमारे को जानकारी देता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, ठीक है सर। और गॉस थ्योरम सिर्फ तभी वैलिड है जब हमारे पास एक क्लोज्ड 3D ऑब्जेक्ट हो, ठीक है सर। हमारे पास जो गॉस थ्योरम है बेटा, ठीक है, हमारे पास जो गॉस थ्योरम है, सबसे पहले गॉस थ्योरम जानकारी देता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, है ना। और गॉस थ्योरम सिर्फ और सिर्फ वैलिड किसके लिए, क्लोज्ड 3D ऑब्जेक्ट्स के लिए। किसके लिए वैलिड है, क्लोज्ड 3D ऑब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब मैं बोलता हूं कि भाई अगर मान लो कोई भी क्लोज्ड सरफेस है ना, तो उसके थ्रू जो फ्लक्स निकालना है तुम लोगों को पता, बहुत आसान है, चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या है, चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब तुम लोग बोलोगे क्या है ये एप्सिलॉन नॉट, क्या है ये चार्ज एनक्लोज्ड। मतलब भाई फॉर एग्जांपल ये एक सरफेस है एस, है ना, इसके अंदर यहां पर एक चार्ज रखा है क्यू, यहां पर एक चार्ज रखा है क्यू, यहां पर चार्ज रखा है 2Q, ठीक है। तो अब मैंने पूछा कि इस सरफेस से फ्लक्स बता दो सर, इस सरफेस से फ्लक्स कितना है, एस। तो मैंने बोला देख भाई बात सिंपल है, फ्लक्स कितना होगा, चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है, तो चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस कितना है, इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, ये जो सरफेस है कि कितना चार्ज एनक्लोज कर रहा है। मैंने कहा सर Q और 2Q, मैं कहा सर 4Q चार्ज एनक्लोज कर रहा है, तो सर फ्लक्स कितना हो जाएगा, 4Q अपॉन एप्सिलॉन, कितना हो जाएगा, 4Q अपॉन एप्सिलॉन। मैंने कहा फॉर एग्जांपल मेरे पास ये सरफेस है, यहां पर चार्ज है Q, यहां पर चार्ज है Q, यहां पर चार्ज है 3Q, ठीक है, और यहां पर चार्ज है बेटा मान लो -Q, है ना। सर हाँ जी, सर आपने गॉस थ्योरम के साइड में इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यों लिखा है, कोई रिलेशन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के साथ? नहीं, गॉस थ्योरम मेरे को जानकारी देता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, ठीक है, ठीक है ना। हाँ, तो सर अब भाई मुद्दा क्या है कि अगर मैं बोलूं ये जो सरफेस एस है, इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताओ, तो गॉस थ्योरम लगाओ सिंपल से। गॉस थ्योरम क्या कहती है, फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो मैंने बोला कि भाई इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, बताओ मेरे को जरा एक बार चैट्स पे बताओ कि इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है बेटा, बताओ मेरे को एक बार, बताओ ये जो एस सरफेस है इसके अंदर कितना चार्ज है, जल्दी बताइए। Q, बहुत बढ़िया, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ Q चार्ज है, बहुत बढ़िया बेटा, है ना। क्यों, क्योंकि प्लस Q वाला माइनस Q वाले को खा गया होगा, कैंसिल हो गया होगा, है ना, बचा होगा सिर्फ और सिर्फ Q, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हो गया बेटा, क्वेश्चन खत्म।
हो गया क्वेश्चन खत्म। गॉस थ्योरम यही है ना, गॉस थ्योरम क्या है, यही गॉस थ्योरम, ठीक है सर। अच्छा सर इसके बाद ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आती है कुछ चीजों की, ठीक है सर, कुछ चीजों की इलेक्ट्रिक फील्ड आती है सर। किस प्रकार मैंने बोला एक हमारी लाइन चार्ज एलिमेंट है ना, एक हमारा लाइन चार्ज एलिमेंट है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम, अगर मान लीजिए हमारे पास एक वायर है जिसकी लेंथ L है और इस पर चार्ज लगा हुआ है Q, चार्ज कितना है इस पर Q, और मैं चाहता हूं इस वायर से R डिस्टेंस दूर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड पता चले, क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड पता चले, है ना। तो पता है गॉस थ्योरम देता है, गॉस थ्योरम ने बताया कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, लैम्डा अपॉन में 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट, ठीक है सर। यहां पर लैम्डा क्या है सर, लैम्डा है चार्ज अपॉन लेंथ की वैल्यू, लैम्डा क्या है सर, चार्ज अपॉन लेंथ की वैल्यू। अगर मैं किसी भी एक 1D, मेरे पास एक तार है जिस पर बहुत सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, और उसका जो लेंथ है वो L है ना, और मैं चाहता हूं इस तार से R डिस्टेंस दूर पर इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो, तो सर वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, लैम्डा अपॉन में 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट, ठीक है सर। हाँ जी सर, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी है। एग्जैक्टली, लैम्डा है बेटा लीनियर चार्ज डेंसिटी, अभी बताने ही वाला था, ठीक है ना। लैम्डा यहाँ पर क्या होता है, Q बाय L, लैम्डा यहाँ पर क्या होता है बेटा, Q बाय L, है ना। और लैम्डा को हम लोग क्या बोलते हैं, लैम्डा को हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्या बोलते हैं बेटा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है सर। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है ना, हमारे को बात समझ में आ रही है ना। अब सर एक चीज और, अगर मान लीजिए आपके पास एक शीट है, ये एक शीट है सर, है ना, और सर ये शीट चार्ज्ड है पूरी की पूरी, ठीक है सर, ये शीट पूरी जैसे पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो सर ऑब्वियस सी बात है कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में भी होगी और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में भी होगी, है ना। इस पर चार्ज Q है और एरिया इसका A है ना। तो मैंने बोला कि सर इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, है ना, वो कितनी आएगी, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, कितनी आएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और सर सिग्मा यहाँ पर क्या है, सिग्मा है चार्ज अपॉन एरिया, इसको हम प्यार से बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है सर। अच्छा अगर मान लीजिए बाकी हमारा स्क्वायर वगैरह वाला सर हाँ जी, हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं ना जी सर, ये हमें पहला एक चीज सीखा था ना, एक्सियल एक्सिस, हाँ, उससे नहीं फाइंड कर सकते हैं, उससे नहीं फाइंड कर सकते। वो तो बेटा सिर्फ और सिर्फ डाइपोल्स के लिए वैलिड है, ये डाइपोल थोड़ी है। डाइपोल का मतलब होता है एक प्लस क्यू चार्ज एक माइनस क्यू चार्ज, है ना, वो डाइपोल के लिए होती है ना। यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अलग निकल कर आएगी क्योंकि डाइपोल नहीं है, ठीक है ना। ओके सर, है ना। अच्छा अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर 2 शीट्स लगा दी ऐसे करके, है ना, इसकी भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इसकी भी सिग्मा है ना, तो बीच वाले रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इस वाले रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसके अंदर भी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये बात हमेशा याद रखिएगा, ये बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है सर। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है बेटा, है ना। तो ये हमारा क्या है बेटा, दिस इज ऑल अबाउट आवर फर्स्ट चैप्टर, ठीक है बेटा। हमारे फर्स्ट चैप्टर में इतना ही है, यहां पर मैंने डेरिवेशंस को इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है सर। तो इसीलिए ये चैप्टर आज सिर्फ इतना ही है ना। इसमें हम लोगों को पूरा मैंने बता दिया एकदम डिटेल्ड में, ठीक है सर। तो ये हमारा वन शॉट यहाँ पर खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हाँ जी बेटा, ये 2 एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा क्या यहाँ पे, इधर वाले में तो आपने 2 एप्सिलॉन नॉट लिखा। यहाँ पर 2 शीट्स है ना, तो देख यहाँ पर तो इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो रही होगी, है ना। इस वाले रीजन, इस शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इस शीट की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो दोनों की ऐड हो जाएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो बन गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ और इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, तो इसी में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये मुद्दा समझ गया भैया, ठीक है।
तो भाई हम खत्म करते हैं आज के इस लेक्चर को यहीं पर। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना बेटा। आज का लेक्चर बस यहीं पर, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय। सर